हेलो स्टूडेंट्स, कल से आप सभी के सीयूईटी के एग्जाम्स स्टार्ट हैं और काफ़ी सारे बच्चों का पहले शिफ्ट में पहला एग्जाम अप्लाइड मैथ्स का भी है। तो बेटा मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। सबसे धाकड़ सबसे हाई लेवल कंटेंट की वीडियो लेकर आ गया हूं। जिस जिसका कल पेपर है या आने वाले शिफ्ट में आप सबका पेपर है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सीयूईटी के कंप्लीट सिलेबस का कवरेज हम करने जा रहे हैं। सीयूईटी अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस जो भी था, जो भी नई चीज इंक्लूड हुई थी, जो भी आपको टॉपिक डिलीट करना था, वो सब कुछ अपडेट करके कंप्लीट रैपिड रिवीजन हम आपको आज करवाने जा रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने उस हर फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जिसके पास भी सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट में अप्लाइड मैथ्स है। क्या आप सब तैयार हैं? बेटा इस वीडियो में जो कंप्लीट रिवीजन हम करवाएंगे वो आपको मैं अपने नोट्स से करवाऊंगा, जो हमने हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। जो जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें से वेरी 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 से भी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, जहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके थ्रू हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो आइए बेटा चालू करते हैं, ठीक है। फटाफट स्पीड से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूलो अर्थमेटिक। बेटा जी जब आपने मॉड्यूलो अर्थमेटिक को पढ़ना स्टार्ट किया, जब इसके क्वेश्चन आपने ट्राई करे, तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेटा जी मॉड्यूलो अर्थमेटिक में डिवाइड 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 की बातें हमेशा हो रही होती हैं। मॉड्यूलो अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा पावर वाले क्वेश्चन हैं, और एमसीक्यू की शॉर्टकट वीडियो में मैंने आपको पावर वाले क्वेश्चन को फटाफट स्पीड से सॉल्व करना सिखाया है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक में ही बेटा क्लॉक वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में होते हैं। तो क्लॉक वाले क्वेश्चन में हम डिसाइड करेंगे ऑप्शन कैसे हैं। 24 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ये डिसीजन बनाया जाता है बेटा आपके एग्जाम में ऑप्शन किस तरीके के हैं। अगर यूनिट बेटा सेम है, यानी कि एम 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 पीएम 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 करके कहानी आपको दी हुई है, तो बेटा जी इस केस में 12 के टेबल पे डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। अगर यूनिट सेम नहीं है तो बेटा 24 के टेबल पे रिमाइंडर फाइंड करके एडिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं बेटा, ठीक है ना। यही आपने अपने इस मॉड्यूलो अर्थमेटिक में पढ़ा था। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट 10 के टेबल पे डिवाइड होगा, 100 के टेबल पे डिवाइड होगा, 1000 के टेबल पे डिवाइड होगा। जो भी रिमाइंडर होगा वही आपके क्वेश्चन का बेटा जी आंसर हो जाएगा। बेटा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है मॉड्यूलो अर्थमेटिक में। जो ए और बी आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो वो कैसा रिलेशन बनाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। ध्यान रखना आसान है, आपने मॉड्यूलो अर्थमेटिक के टॉपिक में इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा हुआ है। यस और नो? इक्विवेलेंस क्लास आपने पढ़ा हुआ है। तो इक्विवेलेंस क्लास तभी बनती है जब इक्विवेलेंस रिलेशन दो वेरिएबल में होता है। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक में बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन देखने को मिलता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग या आर एस टी होता है, आर रिफ्लेक्सिव, एस सिमेट्रिक और टी ट्रांजिटिव। इसका नाम याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है बेटा, नाम याद रखना है, बड़ी बात नहीं है। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। क्लॉक वाले क्वेश्चन है बेटा। कैलेंडर वाला क्वेश्चन सीयूईटी के पीवाईक्यू में देखा गया था। तो 1 वीक में 7 नंबर ऑफ डेज बार 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 रिपीट होते हैं, तो 7 के टेबल पे डिवाइड करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये पावर बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको टोशेंट प्रॉपर्टी, वो शॉर्टकट वाला प्रॉपर्टी बताया था, वो उस वाली प्रॉपर्टी को टोशेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वो प्रॉपर्टी आप यूज करो, बढ़िया से एकदम आपका क्वेश्चन फटाफट स्पीड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। एकदम स्पीड से आपका क्वेश्चन फटाफट सोल्व होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी बेटा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस की क्लिपिंग यहाँ पे लगाई हुई है। आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है ना, आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इन सभी क्वेश्चन की एक बार गो थ्रू कर लेना, इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना कि हमने हाँ ये सब चीजें पढ़ी हैं, एक बार चेक कर लेना इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, वो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस की क्लिपिंग यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है ना। तो इन क्लिपिंग के जो क्वेश्चंस है उसको एक बार चेक कर लेना कि हाँ हमें ऐसे 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 ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा इस पे आएंगे कंबाइन मीन मेथड। बेटा जी एलिगेशन मिक्सचर में सबसे पहले कंबाइन मीन मेथड का यूज किया जाता है। कंबाइन मीन मेथड आप 3 डेटा के केस में भी यूज कर सकते हैं। कंबाइन मीन मेथड बेटा आप 2 डेटा के केस में भी यूज कर सकते हैं।
टू डेटा के यूज में कंबाइंड मीन मेथड का शॉर्टकट ही हम एलिगेशन बोलते हैं। अदरवाइज अगर कोई शॉर्टकट नहीं बना होता तो हम उसको भी कंबाइंड मीन मेथड से सॉल्व कर रहे होते। तो बेटा कंबाइंड मीन मेथड में अलग अलग नंबर का अलग अलग मीन दिया होता है, तो कंबाइंड मीन फाइंड करना होता है। तो मीन नंबर 1 टोटल नंबर 1, मीन नंबर 2 टोटल नंबर 2, मीन नंबर 3 टोटल नंबर 3, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, इस तरीके से करके ये कंबाइन मीन मेथड आपका काम करता है। ठीक है बेटा, ये मैंने दोनों चीजें यहाँ पे नोट की हुई हैं। दो डेटा के केस का भी फॉर्मूला m1 n1 m2 n2 n1 प्लस n2, शॉर्टकट इसका एलिगेशन होता है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके बनता है। थ्री डेटा का भी यहाँ पे नोट किया हुआ है, मीन 1 n1 मीन 2 n2 मीन 3 n3 डिवाइड बाय n1 n2 n3, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तीन डेटा का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसी अप्रोच से करना पड़ेगा आपको, ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एलिगेशन मिक्सचर में ही बेटा फिर इसके वही सेम क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कुछ लगा रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। क्रॉस सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एक ये वाला कंसेप्ट बनता है रिपीटेड डाइल्यूजन। तो बेटा रिपीटेड डाइल्यूजन में लेफ्ट क्वांटिटी का आंसर टोटल क्वांटिटी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस में विद दो क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी टोटल पावर n। टोटल क्वांटिटी में से बेटा जी माइनस कर दीजिए, 1 में माइनस कर दीजिए जितना विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ को डिवाइड कर दीजिए टोटल क्वांटिटी से, टोटल पावर n कितनी बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है, उस तरीके का ये वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है बेटा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि मोर वर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर मोर वर्ड मेंशन है तो +1 कर दो, मोर मेंशन नहीं है तो जो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नंबर बोला हुआ है कि भाई इतनी बार प्रोसेस हुआ वही माना जाएगा। अगर 3 मोर करके लिखा है तो 3 प्लस करेंगे, अगर 3 टाइम्स सिंपल लिखा है तो n वैल्यू 3 रहेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, ये सेकंड टॉपिक था आपका बेटा। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पे आए थे बेटा। बोट एंड स्ट्रीम में बेटा डाउन स्ट्रीम यानी कि वाटर की स्पीड, वाटर की डायरेक्शन में ट्रेवल करना, तो जब वाटर की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं स्पीड प्लस हो जाती है। अप स्ट्रीम वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल करना, इफेक्टिव स्पीड बेटा जी माइनस हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, यही सब मैंने चीजें बेटा यहाँ पे नोट की हुई हैं। विद द स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, प्लस स्पीड हो जाएगी। अगेंस्ट द स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन होती है, अप स्ट्रीम बोलते हैं, स्पीड माइनस हो जाएगी। बेटा ये सिंपल सा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में हमें अप्लाई करना होता है। बेटा जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में अप्लाई करते हैं तो कहने का मतलब है अगर अपस्ट्रीम पता लगाना है, अपस्ट्रीम का स्पीड पता लगाना है, तो बेटा अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपस्ट्रीम का टाइम लिखना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर स्पीड अपस्ट्रीम का है तो डिस्टेंस भी अपस्ट्रीम का, टाइम भी अपस्ट्रीम का। अगर डाउनस्ट्रीम का स्पीड है तो बेटा डिस्टेंस भी डाउनस्ट्रीम का, टाइम भी डाउनस्ट्रीम का। उसके हिसाब से ये दो बातें मैंने नोट करी हैं। और फिर इसमें कंसेप्ट था एवरेज स्पीड का। बेटा एवरेज स्पीड होती है अपस्ट्रीम स्पीड मल्टीप्लाई डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन एक्स वैल्यू, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन में स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स। सीयूटी में क्वेश्चन आया था कि इस एवरेज स्पीड में कौन से कंपोनेंट का यूज नहीं किया जाता, तो बेटा डिस्टेंस का यूज नहीं किया जाता। जिस कंपोनेंट का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट एवरेज स्पीड के आंसर पे इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा, तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा एग्जाम में ये कैलकुलेशन को कम करने का तरीका है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अगर 1 1 कोफिशिएंट हैं, a और b दिया हुआ है, x a प्लस बी बाई 2 वाई माइनस बी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई 2 है। बेटा 8 प्लस 2 बाई 2 करोगे 10 बाई 2 x वैल्यू आ जाएगी, 8 माइनस 2 बाई 2 करेंगे 6 बाई 2 बाई वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल बेटा।
ठीक है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। बेटा ये वाला मैंने बच्चों को समझाने के लिए बताया था, इसके ऊपर फोकस नहीं करना ज्यादा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पे फोकस करना है। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई अगर रेशो आपके पास आ जाता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अगर आपके पास आ जाता है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कहता है कि आप न्यूमरेटर में इस रेशो को ऐड कर लो, न्यूमरेटर में रेशो को ऐड कर लो ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में रेशो को माइनस कर दो ए माइनस बी, तो वो इक्वल आएगा जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी आपको दी हुई है, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट वेरिएबल डिवाइड बाय सेकंड वेरिएबल क्या होगा, सम ऑफ द रेशो डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द रेशो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा एक्स प्लस वाई 5 है, एक्स माइनस वाई 3 है, तो बेटा x अपॉन वाई फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी x अपॉन वाई क्या होगा, 5 और 3 ऐड कर दो, 5 और 3 माइनस कर दो, तो बेटा 5 और 3 ऐड कर दिया 8 है, 5 और 3 माइनस कर दिया 2 है, 8 और 2 डिवाइड करा तो बेटा 4/1 आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यह आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। बेटा इस कंसेप्ट के बाद में एक ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है जहां पर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम में 2 आवर 2 ट्वाइस करके या फिर थ्राइस करके क्वेश्चन दिया होता है। सीबीएसई का तो बेटा बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली प्रैक्टिस किया होगा, है ना बेटा। टाइम कंपैरिजन में डाउनस्ट्रीम टाइम अपस्ट्रीम टाइम का 1/2 है, या अपस्ट्रीम टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम का ट्वाइस है, अगर 1/3 है या थ्राइस है, तो बेटा इनमें एक्स और वाई में रिलेशन बनता है। अगर वहां पे ट्वाइस है या 1/2 है, आइदर ट्वाइस और 1/2 है, तो बेटा 1 और 3 3 और 1 का रेशो बनेगा। अगर ऊपर थ्राइस है या 1/3 है, थ्राइस है या 1/3 है, तो बेटा एक्स और वाई में 1 2 और 2 1 का रेशो बनेगा। ठीक है, 1 2 और 2 1 का रेशो बनेगा। जबरदस्त लेवल का कंसेप्ट है, क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो मजा आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ट्वाइस है, ट्वाइस में 3 टाइम्स वाला रिलेशन काम करता है, तो बेटा 3/1 आंसर फिनिश हो गया। यहाँ पे थ्राइस है बेटा, ट्वाइस वाला काम करेगा, तो बेटा y वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, 5 का डबल ट्वाइस करना है, 5 का ट्वाइस 10 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, थ्राइस है तो ट्वाइस का काम करेगा, 5 का डबल 10, बात खत्म हो गई, देखते ही क्वेश्चन फिनिश। तो बेटा इन क्वेश्चन के करने के लिए ये हम कंसेप्ट यूज करते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ द टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के हिसाब से बेटा ये कहानी हमने बनाई हुई है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा टाइम्स क्या कहते हैं, पाइप और सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो बेटा पाइप और सिस्टम में अगर 2 ही पाइप वर्क करेंगे, वैसे तो बेसिक इसका है कि एफिशिएंसी पहले फाइंड की जाए, एफिशिएंसी को ऐड कर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे किया जाएगा, और जो कंबाइन एफिशिएंसी आएगा फिर दोबारा उसका रेसिप्रोकल करके टाइम फाइंड किया जाएगा। टाइम गिवन होता है, रेसिप्रोकल करके प्लस माइनस करते हैं, फिर से रेसिप्रोकल करके हमारा आंसर आता है। तो इन सब प्रोसेस को करने में बेटा अगर देयर आर ओनली 2 पाइप, अगर 2 पाइप आपके पास में हैं, तो बेटा 2 पाइप का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बनाया था। 2 पाइप का कंसेप्ट होता है जो टोटल टाइम बनकर आएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई, इस तरीके से कंसेप्ट बनेगा। या मैंने यहाँ पे इसको पूरा ब्रीफ करके दिखाया था कि टोटल टाइम ये है, रेसिप्रोकल ये हो गया, ऐड करेंगे तो ये आंसर बनेगा, इसका रेसिप्रोकल हमारा टोटल टाइम बनेगा, तो बेटा क्या बनेगा x इंटू वाई, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल x इंटू वाई एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई। अगर 2 पाइप हैं तो बेटा ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन फटाफट फटाफट काफी ज्यादा स्पीड से हो जाता है। अगर ये बेटा सोल्व करते हुए, इसको सोल्व करते हुए कोई एम्प्टी करने वाला टाइम है, तो वो वाला वैल्यू माइनस कंसिडर कर लेना। अगर आपने केस स्टडी वाली वीडियो देखी है तो वहां पे इसका केस स्टडी आया था, वहां पे मैंने बेटा यही कंसेप्ट यूज किया था, याद है आपको, मैंने कल बताया था, कल किया था हमने वो। बेटा गलत गलत बात है, नहीं देखी है वीडियो तो जा करके देख लो, ठीक है, जा करके देख लो, काम आएगा आपके। देखो मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बेटा फिल करने वाला टाइम है और बी ड्रेन करने वाला टाइम है, तो बी वाला टाइम यानी कि y माइनस कंसिडर किया जाएगा।
फिल करने वाले का एफिशिएंसी प्लस होता है, ड्रेन करने वाले का एफिशिएंसी माइनस होता है। माइनस वाले को आउटलेट पाइप कहते हैं, प्लस वाले को इनलेट पाइप कहते हैं। इस फॉर्मूले में इन दोनों में बेटा जो ड्रेन करेगा, जो एम्प्टी करेगा वो वैल्यू माइनस, जो फिल करेगा वो वाला वैल्यू प्लस। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व करा। अगर ये आंसर प्लस आया तो फिल करने वाला समय है, अगर माइनस आया तो एम्प्टी करने वाला समय है। ठीक है, यही सब यहाँ पे बेटा मैंने कहानी नोट करी है। ये हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने में प्लस आया तो फिलिंग टाइम है, ये सोल्व करने पे माइनस आया तो एम्प्टी टाइम है। ठीक है बेटा, तो एम्प्टी टाइम है। ये सब कहानी मैंने इसमें बता रखी है। ठीक है बेटा। बेटा जी रेसिस गेम की मैं क्या ही बात करूं। रेसिस गेम में मैं जब आपको क्लास 12th में पढ़ाता था तब भी बोलता था कि रेशो मेथड इसमें काम करता है, सिर्फ और सिर्फ रेशो मेथड काम करता है। तो बेटा जी एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें टाइम फाइंड करने वाला होता है, ये वाला। ठीक है ना, टाइम फाइंड करने वाला होता है ये वाला, जहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि ए बी को इतने डिस्टेंस और इतने टाइम से हराता है। तो जो डिस्टेंस और जो टाइम गिवन है वो सेकंड हारने वाले पार्टिसिपेंट के बारे में बात करता है। तो हारने वाले पार्टिसिपेंट यानी कि बी का डिस्टेंस, बी का टाइम आपको गिवन होता है। टाइम और डिस्टेंस गिवन है, स्पीड फाइंड कर लेंगे। स्पीड अगर बेटा आपके पास आ गया तो कंप्लीट रेस को रन करने में कितना समय लगेगा वो फाइंड कर लेंगे। अगर बी का टाइम आपके पास आ गया है तो क्वेश्चन हमेशा ए टाइम आपसे पूछेगा, फर्स्ट वाले पार्टिसिपेंट का टाइम आपसे पूछेगा। तो जो क्वेश्चन में टाइम गिवन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में समय गिवन है वो माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाता है। तो एक ये टाइम वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसमें। और इसके साथ बेटा एक ये वाला क्वेश्चन होता है जहां पे ए बी को हराता है, ए सी को हराता है। ए ने बी को हराया, ए ने सी को हराया, तो बी और सी कितने डिस्टेंस से हराएंगे, रेशो मेथड बेटा। इसी का एक कैटेगरी होता है ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया। ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ए ने ही बी को हराया था, ए ने ही सी को हराया था। इस वाले में ए बी को हराता है, बी सी को हराता है। तो ए और सी के बारे में बात करनी है, रेशो मेथड है। एक बेटा इसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इसका क्वेश्चन भी करवाया था ये वाला। ठीक है ना, ए इंटू सी, फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू सी डिवाइड में ए प्लस सी माइनस बी। फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड थर्ड प्लस माइनस में सेकंड। ये वाला शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। अगर आपको टोटल रेस का लेंथ फाइंड करना है तो ये शॉर्टकट मेथड यूज करके फाइंड हो जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है बेटा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें इक्वेशन ही सॉल्व करनी होती हैं। यस और नो बेटा, इसमें अपने को इक्वेशन ही सॉल्व करनी होती हैं। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का डिवीजन या फिर रेसिप्रोकल करते हैं तो इन इक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत इस वाले चैप्टर में नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी इस वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा एक तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेटा साथ में ये मॉड्यूलो अर्थमेटिक वाला, ये सॉरी मॉड्यूलो नहीं, मॉड्यूलस अर्थमेटिक, ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रैक्शन वाला, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आएगा, फटाफट करना होगा। ठीक है बेटा, मॉड्यूलस में तो प्लस माइनस करके दो आंसर को शिफ्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों साइड मोड होता है तो स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से करके फटाफट इसको कंप्लीट रिवीजन करके जाना। एक ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, एक ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। पहले यहाँ पे जीरो बनाएंगे, जीरो बनाने के बाद में न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, फिर चेक करेंगे गिवन इंटरवल में कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस है, उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा। इसके बाद पीवाईक्यू में एक हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है ना, नंबर ऑफ ओड पेयर कितने बनेंगे या फिर नंबर ऑफ इवन पेयर कितने बनेंगे, ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, जानदार शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपका मिनिमम मार्क्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन और एक बेटा ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। ठीक है, ट्रायंगल के शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है बेटा, ये एग्जाम में आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, एक ये कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, बी अगर नेगेटिव है, बी अगर पॉजिटिव है, बी अगर नेगेटिव है, बी अगर पॉजिटिव है, बी अगर नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, सी नंबर आंसर। बी अगर पॉजिटिव है तो ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो ये ए वाला आंसर। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन अगर सोल्व करवाएंगे तो मॉड्यूलस वाला या फ्रैक्शन वाला, अगर सोल्व नहीं करवा रहे हैं तो फिर ये ऐसे प्रॉपर्टी वाला। ठीक है बेटा, फिर ऐसे एक ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आता है। बेटा मैट्रिक्स चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले तो गिवन एलिमेंट का यूज करके कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर बातें करना। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, जो आपको टोटल ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इन एलिमेंट का यूज करके टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं। तो बेटा टोटल मैट्रिक्स बताने हैं 3x3 पेयर के, बेसिक से मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। 9 एलिमेंट हमें फिल करने हैं, हर एलिमेंट पे बेटा 2 आपके पास चॉइस हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट को बेटा 2 चॉइस के साथ फिल करोगे, मल्टीप्लाई कर कंसेप्ट लगाओगे, 2 पावर 9 बनेगा, 512 आंसर आएगा। एक मैंने ट्रिकी लेवल क्वेश्चन में इसकी कैटेगरी करवाई थी, जहां पे क्वेश्चन ने आपको बोला था, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन ने आपको बोला था कि डायगोनल एलिमेंट पे अलग एलिमेंट यूज करो, बाकी के एलिमेंट पे अलग एलिमेंट यूज करो। ठीक है बेटा, 3x3 है, लेकिन डायगोनल पे आपको 0, 1 और 2 का यूज करना है। तो बेटा डायगोनल एलिमेंट पे टोटल ये 3 चॉइसेस को 3 एलिमेंट से फिल करोगे, बाकी पर्पल एलिमेंट को जो नॉन डायगोनल हैं उनको आप 2 और 3 से फिल करोगे। तो 1728 इसका आंसर आया था, याद है आपको? 1728 इसका आंसर, यूनिट डिजिट से मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स चैप्टर में ही बेटा आगे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इक्वल टू का साइन लगा होगा, एलिमेंट कंपेयर करके ए वैल्यू, बी वैल्यू, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, या फिर ए बी एक्स वाई वैल्यू फाइंड करके गिवन एक्सप्रेशन का आंसर फाइंड करने को बोलेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये वाला फर्स्ट वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये वाला थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इस तरीके से एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आएगा कंपेयर करने वाला। ठीक है बेटा, कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन, कंपेयर करना है आपको, आंसर बताना है। ठीक है बेटा, जैसे ये बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में या तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनेगा। मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स गिवन है, प्लस करना है, मैट्रिक्स गिवन है, माइनस करना है, मैट्रिक्स गिवन है, प्लस करना है, कौन से ऑप्शन से सेट होगा आपको चेक कर लेना है। ठीक है बेटा, कौन से ऑप्शन से सेट होगा आपको चेक कर लेना है। बेटा इसके बाद इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स से अगर हम बात करें कि भाई मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स कौन से टाइप का मैट्रिक्स है वो बताना है। ठीक है बेटा, डायगोनल एलिमेंट क्योंकि सेम है तो S4 सेम, S4 स्केलर, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स बेटा, स्केलर मैट्रिक्स बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है। सेम है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही लिखा हुआ है तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये वाला। तो 3 मैट्रिक्स है ये, ए बी सी, तीनों की तीनों मैट्रिक्स हैं। कौन सा करेक्ट है? तो भाई बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है। अगर आपने मेरे कहने पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए होते तो बेटा उनमें ये कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते, आपको मजा आता। समझ रहे हैं बात को? आपकी प्रिपरेशन जानदार, शानदार, जबरदस्त लेवल वाली हुई होती। अगर किसी ने ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो बच्चा मेरी हर बात को समझ रहा होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो बेटा दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना, दिक्कत वाली बात है। तो बेटा मैनेज करो अब, तो आप कल तो पेपर ही आपका, तो मैनेज करो अब, है ना? समझ रहे हो बात को? टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन की कौन सी प्रॉपर्टी सही है? यूनिट वाला मैट्रिक्स बेटा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पे बनेगा? बेटा यूनिट मैट्रिक्स पे डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट पे आई जे पोजीशन सेम होती है, आई और जे सेम होता है,
तो आई जे सेम होता है, वहां पे 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई जे ये वाला बी नंबर बन रहा है इसका, आई जे जहां पे इक्वल है वहां पे 1 आएगा, बाकी सब वाले ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो 1 और 0 ये सेकंड नंबर इसका आंसर बन रहा है। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, फिर ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ए का ये ऑर्डर है, बी का ये ऑर्डर है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो ए बी और बी ए दोनों ही पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, ए बी और बी ए दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे ए बी करके देखा, मैंने यहाँ पे बी ए करके देखा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर 2x2 मैट्रिक्स है, नीचे 3x3 मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई तो हो गया है लेकिन वो इक्वल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो गया है लेकिन वो इक्वल नहीं है। इस तरीके की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बनने के बाद एक मैंने आपको याद है ये वाला क्वेश्चन का आंसर लर्न करने के लिए बोला था। आपके सामने ऑप्शन आएंगे 44 77, बात ही खत्म है, देखना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, लर्न करके रखना है इसका आंसर बेटा। ठीक है बेटा, इसका आंसर आपको याद करके रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको एक ये प्रॉपर्टी बताई थी मैट्रिक्स चैप्टर में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। प्लस का कनेक्शन हमेशा सिमेट्रिक बनाएगा, माइनस का कनेक्शन हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनाएगा। ठीक है बेटा, ये माइनस का कनेक्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस का कनेक्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, यहाँ पे प्लस का कनेक्शन है, सिमेट्रिक बनेगा। सोचना ही नहीं है, माइनस है स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस है सिमेट्रिक, तो एक ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, एक मैंने आपको कल वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी लेवल क्वेश्चन में ये करवाया था कि अगर गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है तो बेटा डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। बेटा डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो ये वाले जो पर्पल कलर वाले हैं डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब 0 हैं। बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है बेटा, जो यहाँ पे रेड कलर से नोट हो रखे हैं, वो इक्वल होते हैं लेकिन साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो इक्वल होते हैं लेकिन साइन चेंज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आइदर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल फाइंड करवाएगा, या फिर जैसे ये क्वेश्चन है वेरिएबल फाइंड करवा के एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 वेरिएबल फाइंड करे, उन 6 वेरिएबल को गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करा तो ये वाला आंसर आया। इस तरीके से कहानी होती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से कहानियां चलती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको याद होगा मैट्रिक्स में जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर में जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती हैं वो वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर भी हो सकता है, तो a प्लस बी का स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का क्यूब लगाओ, इस तरीके के ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। एक शिफ्ट में पावर 3 वाला आया था, दूसरी शिफ्ट में पावर 2 वाला क्वेश्चन आया था। तो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बेटा ये। बेटा इसके बाद अगर हम डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात करें तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी 2x2 वाले मैट्रिक्स से आपको ये x वेरिएबल फाइंड करने का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 बोला हुआ है, हो सकता है सिंगुलर बोल दें, हो सकता है नॉन सिंगुलर बोल दें, हो सकता है इन्वर्टिबल बोल दें, हो सकता है नॉट इन्वर्टिबल बोल दें, या फिर कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू गिवन कर दें। कुल मिलाकर के आपसे 2x2 में वेरिएबल फाइंड करवाएंगे। 1 क्वेश्चन आएगा कॉमन सेक्शन में, 1 क्वेश्चन आएगा आपका अप्लाइड मैथ्स वाले सेक्शन में, सेक्शन B2 में। ठीक है बेटा, सेक्शन B2 में। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे बेटा, एग्जाम में ध्यान से करिएगा। ठीक है बेटा, 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 3x3 वाले मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर कोलिनियर पॉइंट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर कोलिनियर पॉइंट का क्वेश्चन बनता है। और ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब गिवन होता है तो हमें नहीं पता कि वेरिएबल पॉइंट प्लस वाला था या माइनस वाला था, तो 2 आंसर निकल के आते हैं बेटा। ठीक है ना, एक बार एरिया को प्लस करते हैं, एक बार एरिया को माइनस करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू प्लस माइनस करके कंसीडर करते हैं, तो बेटा देयर विल बी 2 वैल्यू। ठीक है बेटा, देयर विल बी 2 वैल्यू, डिटर्मिनेंट में 3x3 में 2 वैल्यू बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने आपको
ठीक है। माइनर को फैक्टर तो आपको पता ही है, अभी माइनर को फैक्टर डिटर्मिनेंट चैप्टर में माइनर को फैक्टर डायरेक्ट नहीं आता बेटा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता, इस कैटेगरी में बन के आएगा। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट चैप्टर का इस कैटेगरी में बन के आएगा कि आपने डिटर्मिनेंट को कौन से रो कौन से कॉलम से ओपन किया है, उसके हिसाब से एक्स वाई जेड जो है उनकी वैल्यू बताओ, उन्हें प्लस करके बताओ, माइनस करके बताओ। तो एक्सपेंशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट बेसिक लेवल क्वेश्चन कि आपने रो से एक्सपेंड करा, आपने कॉलम से एक्सपेंड करा, कैसे एक्सपेंड करा, कहने का मतलब कोफैक्टर मेथड से ये वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कहने का मतलब है कोफैक्टर मेथड से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कोफैक्टर मेथड से क्वेश्चन है। बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आप एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अगर ए बी का एडजॉइंट करेंगे तो चेंज पोजीशन हो जाएगी, ट्रांसपोज का एडजॉइंट करेंगे तो एडजॉइंट ए का ही ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ट्रांसपोज का ही मतलब एडजॉइंट का ही ट्रांसपोज हो जाएगा। और बेटा एडजॉइंट फाइंड करने का मैंने आपको सीबीएसई में जानदार शानदार शॉर्टकट मेथड सिखाया था। ठीक है ना बेटा, एडजॉइंट फाइंड करने का एक जानदार शानदार शॉर्टकट मेथड होता है। इसमें क्लिपिंग मैंने शायद नहीं लगाई हुई, सॉरी एडजॉइंट नहीं होता, ये कोफैक्टर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड होता है। अपने गिवन 3x3 मैट्रिक्स को 4x4 में कन्वर्ट कर लो, और जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट नोट किए हुए हैं इनको सोल्व करते चलो, डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व करते चलो, आपके ये कोफैक्टर आ जाएंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, बट अगर बना तो आप ये वाला मेथड का यूज कर लेना। ठीक है बेटा, बेसिक से हर बच्चा करेगा, समय लगाएगा, आप इस वाले मेथड से कर लेना। ठीक है बेटा, जब कोफैक्टर आ जाएंगे तो फिर आपके पास एडजॉइंट भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट में ये वाली कैटेगरी होती है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट में ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। बाकी बेटा यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस लगा रखे हैं, आपके पास ये पीडीएफ आएगा, तो ये क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन करके जाना। ठीक है, ये इनका कंप्लीट रिवीजन करके जाना। इसके बाद बेटा ये प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन जो है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, जितनी भी डिटर्मिनेंट की पॉसिबल प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे नोट की हुई हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, बेटा इन प्रॉपर्टीज का यूज करके जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हैं, देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, सी नंबर। एडजॉइंट ए क्या होता है, 3 ऑर्डर पे एडजॉइंट ए बेटा, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। के इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, के बाहर आ जाएगा, विद ऑर्डर आएगा, के पावर एन बना करके लिखेंगे तो के पावर 3। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ना आया, ठीक है, तो फिर आपसे कंप्लीट वैल्यू फाइंड करवाएंगे। ठीक है ना, फिर आपसे कंप्लीट बेटा वैल्यू फाइंड करवाएंगे कि भाई डिटर्मिनेंट ए ये है, डिटर्मिनेंट बी ये है, तो प्रॉपर्टी यूज करके आंसर बताओ। ठीक है बेटा, एक मैंने आपको क्या कहते हैं ट्रिकी लेवल क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करवाए थे, जो रो कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमने सीबीएसई में पढ़े नहीं थे, जो आपके स्कूल में जबरदस्ती आपको पढ़ाते हैं, ए बी सी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उनको करने का बेस्ट मेथड मैंने आपको एमसीक्यू की शॉर्टकट वीडियो में पढ़ाया है, तो बेटा उसको जाके देख लेना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको जाके देख लेना। बेटा इसके बाद कैलकुलस की अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बेटा कैलकुलस की बातें करते हैं, तो बेटा कैलकुलस में डेरिवेटिव में सिंपल से फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है बेटा, ये बेसिक फॉर्मूले तो फटाफट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव में बेसिक से फॉर्मूले हैं आपके पास। बेटा डेरिवेटिव में आपके एग्जाम में पैरामेट्रिक डेरिवेटिव भर भर के आएगा, भर भर के आएगा। एक्स अलग है, वाई अलग है, डेरिवेटिव करना है, भर 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 के क्वेश्चन आएंगे बेटा। समझ रहे हैं आपको, डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ सकता है, सिंगल डेरिवेटिव भी करना पड़ सकता है। तो बेटा बेसिक फॉर्मूलाज आपके सामने हैं ये वाले, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एंड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिंपल पॉलिनोमियल वाले बनेंगे, सिंपल सी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने है, उसके साथ आपको डीलिंग करनी है।
समझ रहे बेटा, उसके साथ आपको डीलिंग करना है और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बिल्कुल सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन, सिंपल पोलिनोमियल वाले इक्वेशन का आपको डेरिवेटिव करना होगा, भले ही वो पैरामेट्रिक हो, भले ही वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन की बात हो रही है बेटा, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक चेन रूल का क्वेश्चन कहा था कि चेन रूल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला। ठीक है, जहां पे दो लोग करके एक साथ आते हैं तो पहले इस लोग का डेरिवेटिव 1/, ये वाला log x आएगा, फिर इस वाले log का डेरिवेटिव 1/x आएगा। यहाँ पे मैंने बेटा बिल्कुल बेसिक से क्लिपिंग लगा रखी है, आपको एग्जाम में फटाफट ये वाला आंसर चेक करना है। 1/x log x, चाहे 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों, आपको फटाफट से आंसर चेक करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उनकी क्लिपिंग इसमें लगी हुई है। ठीक है, विद बेसिक सॉल्यूशन आप इसको देख के जाइएगा बेटा एग्जाम देने से पहले। ठीक है बेटा, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, 2 बारी लोग हैं, 2 बारी लोग का आंसर, 2 वाली लोग हैं, सेम बेस है, 2 बेस है, वो वाला आंसर, 3 लोग हैं, 3 बेस हैं, 3 वाला आंसर। तो इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसको आप एक बार देख कर जाइएगा डेफिनेटली। ठीक है, बाकी ये बेटा इक्वेशन इस तरह के सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स बताओ। ठीक है, पैरामेट्रिक तो पक्का है, 100% पैरामेट्रिक तो है ही है। इम्प्लिसिट शिफ्ट चेंज होकर के आ सकता है, इम्प्लिसिट 100% नहीं है, लेकिन पैरामेट्रिक तो 100% है। ठीक है बेटा, इम्प्लिसिट अगर आएगा तो बस ऐसे सिंपल सा इक्वेशन का डेरिवेटिव आपको करना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट बेसिक के साथ में कैसे डेरिवेटिव हुआ है वो भी यहाँ पे हमने क्लिपिंग लगाई हुई है। आप इसको पूरी पीडीएफ को रीडिंग करेंगे तो ध्यान से अच्छे से रीड करके जाइएगा। ठीक है, इसी पीडीएफ से बेटा आपको काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैंने कहा ना सिंपल पोलिनोमियल है और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो बेटा आपका ये इम्प्लिसिट डेरिवेटिव है। तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव बिल्कुल बेसिक लेवल, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अलग करा, फिर डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, सब क्लिपिंग यहाँ पे एकदम बेसिक सॉल्यूशन के साथ लगा हुआ है। ठीक है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन के साथ लगा हुआ है। ये पैरामेट्रिक में बोल रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है, खाली बोलने की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई अलग वेरिएबल में है, डेरिवेटिव करना है, जबरदस्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइएगा इसको, चाहे सिंगल डेरिवेटिव हो इसका, चाहे डबल डेरिवेटिव हो। ठीक है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। ठीक है बेटा, और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन को लर्न करने के लिए बोला था, देखो ये वाले लर्निंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, तो बेटा लर्निंग वाला क्वेश्चन है ये, राइट। कल की क्लास में बताया था मैंने आपको, लर्निंग वाला क्वेश्चन है, अगर लर्न है तो फटाफट आंसर हो जाएगा इसका b4a2xy। ठीक है ना, ये वाला बी नंबर माइनस वाला आंसर होता है b⁴ a2y³ माइनस में इसका आंसर होता है। बेटा ये वाले क्वेश्चन को याद करिए, तो बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है बेटा। log x का डेरिवेटिव 1/x log a होता है। क्वेश्चन ने कहा डेरिवेटिव में e नोट कर दो, हमने e नोट कर दिया, ये बेटा 1 से मैच कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल, टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। एक एग्जांपल आप ये देखो, देखो ये इक्वेशन बना हुआ है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट बेसिक से बेटा सोल्व किया गया है। ठीक है, कंप्लीट बेसिक से सोल्व किया गया है, ऑप्शन ए से इसका आंसर मैच हो रहा है। ठीक है बेटा, बेसिक लेवल, ज्यादा घबराना नहीं है आपको, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन बेटा। बेटा फिर एक ये लोगैरिथम डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नया था बेटा जी। लोगैरिथम डेरिवेटिव का मतलब होता है दो फंक्शन आइदर पावर में हैं, तो पावर वाले फंक्शन को बेस पे लाने के लिए लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज का यूज करके डेरिवेटिव करो। अगर कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स डिवीजन आ गया है तो उनको सेपरेट करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो लोगैरिथम डेरिवेटिव लॉग की ये 3 प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर आप डेरिवेटिव करो। ठीक है बेटा, तो पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाला क्वेश्चन है, तो इस पावर को नीचे लेके आओ। कंप्लीट बेसिक से सॉल्व किया हुआ है, कंप्लीट इस पावर को बेसिक से नीचे लेकर आओ आप, लॉग अप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें प्रोडक्ट रूल यूज कर दो। ठीक है ना, अब इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर दो, डरने वाली बात नहीं है। इजी लेवल क्वेश्चन बेटा, इजी लेवल क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, बहुत बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज,
बेटा रेट ऑफ चेंज जब आप लोगों ने अपने 12th लेवल में पढ़ा था तो बेटा 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपने सीखे हैं इसमें। ठीक है, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपने सीखे हैं। अगर कोई आपका फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग ही करना, एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेटिव रेडियस के अकॉर्डिंग ही करना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डेरिवेटिव रेडियस के अकॉर्डिंग करना, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करना। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करना, या तो बेटा उसी मेन क्वांटिटी की यूनिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। तो अगर यूनिट के रिस्पेक्ट में है तो बिल्कुल आसान वाला है, अगर टाइम के हिसाब से है तो फिर आपको अलग से dy बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी आर बाई डी टी अप्लाई करना होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी बेटा इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपको एग्जाम में ये वेरिएबल फाइंड करने के लिए आती है। ठीक है ना बेटा, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज का ट्वाइस है, 2 गुना है, ट्वाइस है। तो कंडीशन अप्लाई करके डेरिवेटिव करके सॉल्व करना। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 पॉइंट आपके सामने, और एक बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, बेसिकली पॉइंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज से पॉइंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर होता है। ठीक है बेटा, ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। बेटा टेंजेंट नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यहाँ तो बोलेंगे कि भाई ये कर्व है, इस पर्टिकुलर कर्व पे इस वाले पॉइंट को कंसिडर करके स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो, या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव ही होता है, डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करने को कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। जब आपके पास बेटा स्लोप आ जाता है तो उनका इक्वेशन बनाने को बोलते हैं। तो बेटा 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, अगर इक्वेशन बोलेंगे तो आइदर टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। अगर आपसे स्लोप फाइंड करवाएंगे तो बेटा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, अगर आपसे स्लोप फाइंड करवाएंगे तो मैचअप वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे ये वाला है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, पॉइंट के ऊपर बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया हुआ है, आंसर हमें फाइंड करना है। तो बेटा पहले m1 फाइंड होगा, फिर m1 का रेसिप्रोकल करके माइनस साइन बना करके फिर m2 फाइंड होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पर्टिकुलर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे मैचअप वाला क्वेश्चन होगा। या तो बेटा इक्वेशन फाइंड करने को बोलेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या आपको कर्व दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। तो 2 ही कैटेगरी का क्वेश्चन बेटा इसमें होगा, मैच द फॉलोइंग वाला और डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करने वाला। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप बिल्कुल फिक्स हैं। इंटरवल आपको फाइंड करने हैं, कहाँ पे इंक्रीज है कहाँ पे डिक्रीज है, तो बेटा स्टेप फिक्स हैं। अपने गिवन कर्व का डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट पता लगा लो। सीयूईटी में क्वेश्चन आया था फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि डेरिवेटिव को 0 करके खाली पॉइंट बता दो क्या है, तो ध्यान से कर लेना। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उन्हीं पॉइंट का यूज करके इंटरवल डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करना है, डेरिवेटिव का साइन प्लस है तो इंक्रीजिंग, माइनस है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, और बेसिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, बेसिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन जैसे ये वाला है, फंक्शन गिवन है बेटा, डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव को 0 करके पॉइंट आपके पास आ गए, पॉइंट से इंटरवल आ गए, इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू नोट करी हमने, तो बेटा पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, इस तरीके से काम होता है। ठीक है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी बेटा एक EX वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, EX वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, EX वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड चाहे EX हो चाहे AX हो, एक्सपोनेंट वाले पॉइंट को चेक नहीं किया जाता। व्हेन यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बेटा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद में इस एक्सपोनेंट वाली वैल्यू पे हमारा फोकस नहीं रहेगा, रिमेनिंग जो 2 हैं उनका हमें साइन चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंट कभी 0 नहीं बनेगा और एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए जो रिमेनिंग फैक्टर हैं उसको चेक करते हैं। बेटा अगर ये एक्सपोनेंट वाला नहीं आया तो रेसिप्रोकल वाला आएगा। ठीक है, x का रेसिप्रोकल 1/x, x/2 का रेसिप्रोकल 2/x, ऐसे करके रेसिप्रोकल वाला आएगा।
शॉर्टकट मेथड मैंने आपको इसका कल बताया था बेटा। जो x का आंसर होता है यहाँ पर भी बेटा 1 है, तो 1 और 1 ही आंसर आएगा। माइनस प्लस करके नोट कर दो, तो बेटा माइनस और प्लस करके नोट कर दो। फ्रॉम द राइट हैंड साइड प्लस माइनस प्लस करके लिखना है, और जहां पे बेटा जीरो नंबर आएगा, ये मिडल वाले इंटरवल में जीरो नंबर आएगा, उसको इग्नोर करना है, उसको रिमूव करना है। बेटा एमसीक्यू के शॉर्टकट की वीडियो देख लो जाके, काम आएगी आपके पेपर में। ये शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेटा शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है, आपके काम आएगा, ठीक है। जाके देख लो, आपके 100% काम आएगा। तो बेटा तीन टाइप का क्वेश्चन, या तो सिंपल सा पोलिनोमियल, या तो ये एक्सपोनेंट वाला, या तो ये रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। या तो बेटा रेसिप्रोकल वाला, ठीक है बेटा, इसको जाके देख लो। इसके बाद बेटा मैक्सिमम मिनिमम की बात करूं तो बेटा जितने भी मैंने सीयूटी में क्वेश्चन देखे हैं ना, मैक्सिमम मिनिमा की खाली प्रॉपर्टी तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते वो। सीयूईटी के क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम बताने के लिए हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, मोस्ट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही वैल्यू निकल के आती है। क्रिटिकल पॉइंट को जीरो करने पे एक ही वैल्यू निकल के आता है। और आपको तो पता है जब एक वैल्यू फाइंड होता है, क्रिटिकल वैल्यू एक है, तो क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम तो उसी वैल्यू पे मैक्सिमम, क्वेश्चन ने बोला मिनिमम तो उसी वैल्यू पे मिनिमम हो जाता है। हमें बस कंडीशन ध्यान रखनी है, पहले हम डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है तो मिनिमा। इस तरीके से ये कहानी काम करती है, खाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। बाकी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है बेटा वो केस स्टडी में बनेगा, कंप्लीट केस स्टडी क्वेश्चन बनेगा, उसको जाकर के आप देख लो, वीडियो अलग से डला हुआ है। केस स्टडी मैंने डिस्कस करी हैं, उनको जाके देखो आप, आपके कंप्लीट बेनिफिट वाली वीडियो है बेटा वो, ऐसे हवा हवाई वाली वीडियो नहीं है, जाकर के चेक कर लो आप, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो, पहले सारे कंसेप्ट देख लो फिर जाके चेक कर लेना, ठीक है बेटा। पहले कंसेप्ट देख लो फिर आप आराम से चेक करना जाके, ठीक है। देखो बेटा ये मैंने जब अपनी क्लास में करवाया था तो एक ये पोलिनोमियल का बेसिक क्वेश्चन करवाया था। आपके एग्जाम में बेसिक लेवल क्वेश्चन इस तरीके का नहीं बनेगा, आपके एग्जाम में बेटा शॉर्टकट वाला क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये वाला है। यहाँ पर भी बेटा मैंने पहले बेसिक से समझाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले बेसिक से समझाया था, लेकिन क्योंकि बेटा रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल है तो आपसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को बोलते हैं। बेटा शॉर्टकट का क्वेश्चन है, एमसीक्यू की शॉर्टकट वीडियो देख लो जाके, काम आने वाली है पक्का, ठीक है ना, काम आने वाली है पक्का 100%। बेटा एएमजीएम कंसेप्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था, आंसर होता है 2√1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, 2√1 मल्टीप्लाई 2। तो 2√1 मल्टीप्लाई 2, बेटा 1 जो है वो फर्स्ट वाला वैल्यू, ठीक है, प्लस के लेफ्ट वाला वैल्यू, सेकंड आपका 1/x, ये प्लस के राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है। तो बेटा 2 आप इसको सोल्व करोगे, दोनों x कैंसिल हो गए, 2 इसका आंसर हो गया। कहाँ आप ऐसे इसको करोगे अपने एग्जाम में, यूज द शॉर्टकट। बेटा एग्जाम में आना ही शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है, जिससे कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है बेटा, 1 मिनट में क्वेश्चन को कर पाओ, तभी तो बात बनेगी। समझ रहे हैं बात को, ठीक है बेटा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, x है, x का रेसिप्रोकल 1/x है, शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है, शॉर्टकट वाला। आंसर होगा 2 1 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा 2 1 मल्टीप्लाई 2 करा, x वैल्यू कैंसिल, 2√a भी आंसर हो गया, बात ही खत्म हो गई बेटा। 30 सेकंड से पहले क्वेश्चन फिनिश हो गया। समझ रहे हैं बात को बेटा, क्वेश्चन 30 सेकंड से पहले फिनिश हो गया आपका। बेटा मार्जिनल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट समरी आपके सामने है, या तो मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। बेटा मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव, मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब है रिवेन्यू का डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट का डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मतलब है एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव। बेटा मार्जिनल कॉस्ट में और आपका एवरेज कॉस्ट में एक रिलेशन होता है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट वैल्यू 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस में एवरेज कॉस्ट होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉस्ट कैसे फाइंड होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट करके होगा। एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड होगा, टोटल कॉस्ट को x वेरिएबल से डिवाइड करना होगा। समझ रहे बात को। इसके बाद यहाँ पे
रिवेन्यू कैसे फाइंड होगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके होगा। बेटा एवरेज रिवेन्यू कैसे फाइंड होगा, टोटल रिवेन्यू को एक्स से डिवाइड करके होगा। प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके होगा। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है। प्रॉफिट जीरो होने का मतलब है रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों सेम होना, रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों सेम होना। तो बेटा आपके एग्जाम में इनके ऊपर मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट अप्लाई करवाया जाएगा। प्रॉफिट को मैक्सिमम करो, यानी कि प्रॉफिट फंक्शन को डेरिवेटिव करके जीरो से इक्वेट करके डबल डेरिवेटिव पर मैक्सिमा का मतलब नेगेटिव डबल डेरिवेटिव बनाओ। तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन रिवेन्यू पे अप्लाई हो जाएंगी, प्रॉफिट पे अप्लाई हो जाएंगी, कॉस्ट पे अप्लाई हो जाएगी, मैक्सिमम स्लोप पे अप्लाई हो जाएगी। इस कैटेगरी के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएंगे। हल्के लेवल के क्वेश्चन होंगे, एवरेज कॉस्ट बता दो, मार्जिनल कॉस्ट बता दो, मार्जिनल रिवेन्यू बता दो, प्रॉफिट मैक्सिमम बता दो, मिनिमम कॉस्ट बता दो। तो वो सारे क्वेश्चन की क्लिपिंग मैंने बेटा यहाँ पे लगा दी है, ठीक है ना। आपको जानदार शानदार मैंने पढ़ाया है, तो आई नो कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट बताना है, डेरिवेटिव कर लिया। मार्जिनल कॉस्ट 5 वैल्यू पे बताना है, 5 नोट कर दिया, आंसर फिनिश। ठीक है बेटा, 5 नोट कर दिया, आंसर फिनिश। एक बात अपने माइंड में बेटा जी सेट कर लो, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, वही के वही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन फटाफट फटाफट 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए। ठीक है, वो सोल्व हो जाए। तो छोटे लेवल के क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन बेटा आएंगे। समझ रहे हैं बेटा बात को। बेटा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लो, क्या होता है, 100/π+4 होता है, 100/π+4 होता है। ठीक है बेटा, तो जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने हैं उनका भी क्लिपिंग मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये वाला आंसर आपको याद करना है, ये वाला आंसर याद करना है। ये विंडो वाला क्वेश्चन, 10 पेरीमीटर वाला क्वेश्चन, 20/π+4 आंसर याद करना है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद नहीं करना, इसको लर्न नहीं करना। मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन याद नहीं करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना है फटाफट से। मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कैसे होगा, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर शूटिंग हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन। बेटा प्रिंटिंग मशीन वाला क्वेश्चन, प्रिंटिंग मशीन वाले क्वेश्चन से केस स्टडी बनेगा, 5 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाया हुआ है, एकदम बढ़िया से सब कुछ सोल्व किया हुआ है, आप ये पूरी शीट देख के जाइएगा बेटा। ठीक है बेटा, कंप्लीट शीट आप देख करके जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बेटा अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम बेटा इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम बेटा जी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो बेटा बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और एमसीक्यू की शॉर्टकट ट्रिक वाली वीडियो में मैंने तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन की शॉर्टकट मेथड भी आपको बताई है। तो बेटा ये सारी समरी देख लेने के बाद में एमसीक्यू की शॉर्टकट वीडियो जाकर के देख लेना। सीयूईटी के जो पास्ट पीवाईक्यू हैं उसमें ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन कौन से थे वो जाके देख लेना, और केस स्टडी क्या क्या है वो जाकर के देख लेना। बल्ले बल्ले हो जाएगा, समरी आपके माइंड में सेट हो गया, डिफिकल्ट लेवल के पीवाईक्यू आपके माइंड में सेट हो गए। बात ही क्या रह गई बेटा, जबरदस्त लेवल का पेपर तो आप ही करके आएंगे, यस और नो, आप ही सिर्फ और सिर्फ आप ही करके आएंगे। और जब आपका एग्जाम हो, सुबह सुबह एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले ये पीडीएफ चेक करके चले जाना, ठीक है, ये पीडीएफ चेक करके चले जाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल। मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दो, डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना, कंप्लीट आइडेंटिटी का यूज करके इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, सिंपल लेवल क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बेटा सीयूईटी में आया था, ये वाला क्वेश्चन सीयूईटी में, रूट का इंटीग्रेशन कर दो, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बेसिक लेवल क्वेश्चन बेटा। समझ रहे हैं बेटा, बेसिक लेवल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल। सब्स्टिट्यूशन में भी बेसिक लेवल क्वेश्चन बेटा, सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन। जो रूट वाली टर्म होती है उसको सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर लो, जो बेटा रूट वाली टर्म है सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर लो,
ठीक है, या फिर लॉग वाले क्वेश्चन, जो लॉग का कंप्लीट ब्रैकेट है उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, लॉग का कंप्लीट ब्रैकेट है सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, लॉग वाली ब्रैकेट, ये जो लॉग वाली टर्म आपको दी हुई है ऊपर, ये लॉग वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो। बेसिक लेवल क्वेश्चन, जिस कैटेगरी के क्वेश्चन है वो सारी कैटेगरी एक साथ नोट हो रखी है। ठीक है बेटा, एक साथ कैटेगरी नोट हो रखी है, एग्जाम में आएगा, आपसे पहले क्वेश्चन को कोई दूसरा नहीं करेगा बेटा, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। ठीक है ना, 100%। ठीक है बेटा, एक ये स्पेशल कैटेगरी वाला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर से मैच हो जाए तो log fx आंसर होता है ना बेटा, log fx आंसर होता है। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो बिल्कुल प्यारा सा रिलेशन बनता है, log fx आंसर होता है। ये पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके दिखाए हुए हैं, बेसिक लेवल। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल, एग्जाम में बेसिक लेवल क्वेश्चन आएंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के जो खास क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग में आपसे कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा करेक्ट मेथड होता है वो टिक करवाने के लिए बोलेगा। अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन नहीं आया बेटा तो आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू शॉर्टकट वीडियो में मैंने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है बेटा, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 तो 1/15 आएगा। 1/15 के बाद में ये x पावर 5 प्लस 3 में से स्मॉलर फैक्टर न्यूमरेटर में आएगा, लॉग अप्लाई करके। ठीक है बेटा, आंसर कहाँ पे, ये रहा 1/15, x पावर 5 स्मॉल फैक्टर, x पावर 5 प्लस 3 ग्रेटर फैक्टर, लॉग के साथ यहाँ पे आएगा। ये मैंने बेसिक से किया हुआ है, आपको बेसिक से करना नहीं है, शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना है। ठीक है बेटा, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। बेटा इवन अगर हम बाय पार्ट्स की भी बात करें, वैसे तो मैंने कोई क्वेश्चन बाय पार्ट्स का एग्जाम में देखा ही नहीं, सीयूईटी में बाय पार्ट्स का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। एक्सपेक्टेड है अगर इस बार आया तो बिल्कुल बेसिक लेवल बनेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल बनेगा। जैसे ये दोनों क्वेश्चन हैं कि भाई EX है, साथ में x है, इंटीग्रेशन करो, E3x है, x पावर 2 है, बेसिक लेवल है, इंटीग्रेशन करो। बेसिक लेवल इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाए वो आएगा। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपको बोलूंगा, इंटीग्रेशन से भर भर के क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के, और मैंने तो बेटा आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के भी शॉर्टकट बता दिए हैं। ठीक है ना, हमने तो आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के भी शॉर्टकट बता दिए हैं, खासकर ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, ये सॉरी, प्रॉपर्टी से पहले एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय पार्ट्स में ये वाला कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि भाई EX के साथ में फंक्शन है, डेरिवेटिव है, तो EX fx आंसर होता है। x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है तो EX x पावर 2 आपका डेरिवेटिव होता है। इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था बेटा। इंटीग्रेशन चैप्टर से जो डिफिकल्ट चीजें हो सकती थी उनका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। तो एमसीक्यू शॉर्टकट वीडियो देखनी 100% जरूरी है बेटा, जाकर के देखिएगा। ये सब क्वेश्चन हमने शॉर्टकट से निपटा रखे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने शॉर्टकट से निपटाए हुए हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, बात समझ आ रही है। इसके बाद बेटा, इसके बाद अगर मैं अपने प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो बेटा इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन का भी आपको शॉर्टकट बताया गया है। बस आप एक ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा एक क्वेश्चन आपका मोड वाला होगा, उस मोड वाले क्वेश्चन में समय भी लगेगा, एग्जाम में करना भी है। 2 मोड इन्वॉल्व रहेंगे, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक मोड रहेगा, लेकिन मोड वाला क्वेश्चन रहेगा जरूर बेटा, समझ रहे हैं। मोड वाला क्वेश्चन रहेगा जरूर, जिसमें आप मोड में लिखी हुई वैल्यू को 0 करके लिमिट को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। ये मोड वाले क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये वाले क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता, तो करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, करना ही पड़ेगा। बाकी इसके जो बाकी के क्वेश्चन है बेटा, उनमें डेफिनेटली हमारे पास में शॉर्टकट है। ठीक है ना, बाकी प्रॉपर्टी जो है बेटा उनके लिए अपने पास में शॉर्टकट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जो डिनोमिनेटर में है उन डिनोमिनेटर में से एक अगर न्यूमरेटर में है तो इसका आंसर होता है 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ठीक है बेटा, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा अपर लिमिट 8 है, लोअर लिमिट 2 है, 8 - 2 करने पे 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कैटेगरी आपको मैंने बताई है, एमसीक्यू की शॉर्टकट वीडियो में जाकर के देखिएगा, हमने आपको बताया है, डेफिनेटली जाकर के देखिए बेटा, आपके काम आएगा वो वीडियो। कल आप उस वीडियो को देख करके काफी सारे क्वेश्चन फटाफट निपटाओगे। ठीक है बेटा, एक ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सीएस पूछेंगे, पीएस पूछेंगे, या दोनों पूछेंगे, दोनों यानी कि टोटल सरप्लस पूछेंगे आपसे। ठीक है, टोटल सरप्लस पूछेंगे बेटा। सीएस पूछेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले, सी के बाद में डी आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले डिमांड फंक्शन का, उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी इंटू एक्स। बेटा पी फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस, तो पी इंटू एक्स पहले, माइनस में आपके सप्लाई फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन। टोटल सरप्लस में बेटा हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व का। ठीक है, अपर कर्व ये कंज्यूमर यानी कि डिमांड वाला, लोअर कर्व यानी कि सप्लाई वाला। तो बेटा डिमांड कर्व माइनस में सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन। आपको याद होगा पीवाई क्यू की जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो करवाई थी, उसमें ये टोटल सरप्लस वाला क्वेश्चन था। अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व करके हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। ठीक है बेटा, बेटा अपर कर्व लोअर कर्व से मेरे को याद आ रहा है, मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व में पैराबोला का ये वाला क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए बोला था। ठीक है ना बेटा, अगर ये 4a करके दिया हुआ है तो 4a करके आंसर होता है 8a² / 3। ठीक है ना, 8a² / 3। सिमिलर में अगर बेटा आपके पास में दो 4a होते हैं, इफ यू हैव 2 4a, बेटा इफ यू हैव 2 4a, तो बेटा 2 4a में 8a² / 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16a² / 3। ठीक है, 16a² / 3। ये आपको याद रहेगा, फटाफट आप कर पाओगे बेटा। ठीक है, आपको याद रहेगा, फटाफट आप कर पाओगे। और बेटा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। सिंपल सा कंसेप्ट है, लिमिट चेक कर लो, स्टार्टिंग लिमिट क्या है, एंडिंग लिमिट क्या है, अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व माइनस कर दो। बेटा अपर कर्व ये लाइन है, लोअर कर्व ये पैराबोला है, तो लाइन माइनस में पैराबोला। ठीक है ना, लाइन माइनस में पैराबोला का आंसर आप माइनस कर दो। ठीक है, लाइन माइनस पैराबोला ऑप्शन डी में है। बेसिक लेवल इंटीग्रेशन पेपर में आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल बेटा। ठीक है, बेसिक लेवल इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में रहेगा बेटा। कमिंग टू नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले ऑर्डर डिग्री सेक्शन ए में 100% क्वेश्चन आना है। 100% का मतलब है डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑर्डर डिग्री फाइंड करने का। बेटा जी ऑर्डर फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, डिग्री फाइंड करने में होता है। डिग्री फाइंड करते वक्त बेटा डेरिवेटिव कोफिशिएंट, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, डेरिवेटिव कोफिशिएंट लॉग के ब्रैकेट पे नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट की पावर पे नहीं हो सकता, और डेरिवेटिव की पावर माइनस नहीं हो सकती, डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अगर है तो उनको सोल्व करो, अगर है तो उनको सोल्व करो। अगर डेरिवेटिव लॉग पे है, ई पे है, साइन पे है, कॉज पे है, तो डिग्री फाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैटेगरी आपको याद होगा, हम सारा सिस्टम बना करके सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, कहानी आपको सारी याद आ रही है, कहानी आपको सारी याद आ रही है, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा। ठीक है, डेरिवेटिव कोफिशिएंट अगर इन पर है तो डिग्री फाइंड नहीं होगा। ठीक है बेटा, डिग्री फाइंड नहीं होगा, ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, डिग्री जो है, जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट का पावर है वो प्लस होना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है बेटा, सोल्व करने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, इसको एलसीएम करके सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये y1 वाला लॉग के साथ में है, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, तो स्ट्रिपिंग क्लिपिंग लगा रखी है, आपको सारी कहानी याद आ जाएगी बेटा। बेटा जी इसके बाद बात करना है आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, सबसे इजी मेथड है बेटा ये।
सबसे 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 इजी मेथड है। और एग्जाम में अभी तक ये वाला क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इजी होता है। y टर्म का डेरिवेटिव और y टर्म्स के फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, x टर्म का डेरिवेटिव और x टर्म की वैल्यूज को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी बेसिक वाला, कोई हाई लेवल वाला नहीं। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, लॉग वाला आंसर आ गया। बेसिक लेवल इंटीग्रेशन बेटा, हार्ड लेवल इंटीग्रेशन नहीं करना है, बेसिक लेवल इंटीग्रेशन। चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, दोनों ही बेसिक लेवल इंटीग्रेशन के हैं। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते हैं, डीई को सोल्व कर रहे होते हैं, तो बेटा दो सॉल्यूशन बनते हैं। अगर आपका आंसर कांस्टेंट में ही फिनिश हो गया तो ये जनरल सॉल्यूशन है, भले ही क्वेश्चन में जनरल वर्ड लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी हुई है कांस्टेंट सी को फाइंड करने की, तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। दो टाइप के बेटा सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है बेटा, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक पर्टिकुलर होता है, एक जनरल होता है। बेटा इसके बाद बेटा ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। ठीक है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो बेटा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो तरीकों का होता है, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटा, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, और dx अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। बेटा अगर फर्स्ट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y के साथ में जो p है, ठीक है, जो ये वैल्यू p है, इस p का इंटीग्रेशन करना है e की पावर पे। ठीक है बेटा, p का इंटीग्रेशन करना है e की पावर पे, डेट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा, कॉमन सेक्शन में आएगा। ठीक है बेटा, कॉमन सेक्शन में आएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा। एक तो ऑर्डर डिग्री का आएगा और एक ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला आता है। मैच द फॉलोइंग करके आता है, बच्चों लेवल वाली इक्वेशन दी होती है। ठीक है बेटा, y के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 का इंटीग्रेशन e की पावर पे करना है। 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो e पावर 2x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देखते ही अपने मन मन में ही क्वेश्चन निपट गया बेटा। y के साथ में x पावर 2 दिया हुआ है, x पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है x पावर 3/3, बट वो e की पावर पे नोट करना है, तो e की पावर पे ही x पावर 3/3 आंसर हो गया। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड कर लिया है तो सॉल्यूशन और भी इजी होता है। y वेरिएबल को if से मल्टीप्लाई कर दो, q वेरिएबल यानी कि जो इक्वल टू में है उसको इंटीग्रेटिंग से मल्टीप्लाई करके दोबारा इंटीग्रेशन कर दो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, थोड़ी समय ज्यादा लगेगा, तो ये एग्जाम में बहुत मुश्किल है, नहीं आता है, मैंने नहीं देखा अभी तक, एग्जाम में नहीं आया है इस टॉपिक से। यहाँ तो ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन आए हैं, या मैंने आपको डेरिवेटिव में लर्न करने वाले क्वेश्चन बोले थे, वो वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, आपको इक्वेशन दिया होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनाना होता है, डीई बनाना होता है, तो उसमें लर्निंग वाली चीज काम आ जाएगी, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको कहा था ना कि डेरिवेटिव के ये क्वेश्चन आप याद कर लो, आपके काम आएगा, तो उस तरीके से। ठीक है, बाकी इसमें बेटा EF वाली वैल्यू आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना होता है, और कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, बाकी ये तो आपको पता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। हम चेक करते हैं गिवन इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन से हैं। बेटा जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनका आपको डेरिवेटिव करना है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव कर दो, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव कर दो। ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कम आए हैं। ठीक है ना, किसी एक शिफ्ट में आ गया तो आ गया, काफी कम, नंबरिंग बहुत कम है इसका। ठीक है ना, इसका नंबरिंग बेटा काफी कम है, बट अगर आपके एग्जाम में आ गया तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव कर दो, और ध्यान रखो कि फाइनल आंसर में वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फाइनल आंसर में वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करने पे कांस्टेंट है तो आपको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे इस m को वहां पे नोट कर लो, चाहे वहां से m वैल्यू फाइंड करके इसमें नोट कर दो। तो मैंने ये दोनों ही तरीकों से सॉल्व किया हुआ है, कहानी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव करना होता है और चेक करना होता है कि फाइनल आंसर में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए।
बेटा अगर हम प्रोबेबिलिटी की बातें करें, बेटा प्रोबेबिलिटी की बातें करें, रैंडम वेरिएबल की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मिलकर बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के दो तरीके हैं। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे या तो वो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से फाइंड होगी, या फिर बेटा वो क्वेश्चन आप अपना बायनोमियल प्रोबेबिलिटी से फाइंड करोगे। तो बेटा दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपके डाइस के टोटल आउटकम, ये कॉइन के टोटल आउटकम, ये कार्ड्स के टोटल आउटकम। पीडीएफ आपके पास आएगा, एग्जाम में जाओगे आपको और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, यहीं से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर दो तरह के क्वेश्चन हैं। ये 777 डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू अलग है, तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छोटी कैलकुलेशन होती है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना होता है कौन सा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद मैंने आपको कल बताया था कि ये वाली टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखा भी हुआ है मोस्ट रिपीटेड K1/10 होता है। बेटा K1/10 है, जब K1/10 है तो कोई भी आंसर आपसे फाइंड करवा लिया जाए, चाहे प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाएं, चाहे मीन फाइंड करवाएं, कुछ भी फाइंड करवाएं, जब K फाइंड हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, जब K फाइंड हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बेटा इजी है। बेटा आइदर ये टेबल ऐसे बनी होती है या फिर टेबल ऐसे बनी होती है। ठीक है, ऐसे बनी होती है तो इसको पहले ऐसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। एग्जाम में टेबल वाला क्वेश्चन आना ही आना है, भले ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ना आए, लेकिन टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा, ध्यान से इसको सोल्व करिएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद इसका मीन वेरिएंस, ये मैंने पूरा बेसिक से बना के दिखाया हुआ है, आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बेटा। मीन वेरिएंस के जो फाइंड करने के लिए आएंगे वो आपका बायनोमियल से आएगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिक वाले में आपको इनका फॉर्मूला ध्यान रखना है, मीन क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो समेशन या आपका पी एक्स और समेशन पी एक्स, मतलब समेशन पी एक्स स्क्वायर और समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये आपको अपने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, फटाफट कहानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, फटाफट कहानी हो जाएगी। एक बेटा इसमें ये वाली कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट होती है, टेबल बनाना होता है, 3 वैल्यू वाला क्वेश्चन है ये। इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन सीयूईटी में आ चुका है, मैंने सीयूईटी के पीवाईक्यू में आपको करवाया था। ठीक है ना, सीयूईटी के बेटा पीवाईक्यू में आपको करवाया था, तो जिसने देखी है वीडियो उसको तो पता होगा, हाँ करवाया था। जिसने नहीं देखी है तो आपको मैं कहूंगा कि जा करके चेक कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी बेटा, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। देखो बताना है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैच द फॉलोइंग करके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग करके बेटा क्वेश्चन बनता है। ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, के वैल्यू बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है, बेसिक से सॉल्व करना है 1/11। ठीक है बेटा, 1/11 ऐसे बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा रखी है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, एनपी एनपीक्यू, सब कहानी यहाँ पे नोट हो रखी है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने का कंडीशन क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में या फिर करेक्ट द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करके आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो भी मैंने हाईलाइट करी हुई हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन आपको पढ़ के जानी है। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है भाई, है ना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, समझ रहे हैं बात को, ये मीन वेरिएंस और एचडी वाला वैल्यू। ठीक है बेटा, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन या तो ये वाला कैटेगरी का देखा गया है, मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, तो बेटा आप एन पी क्यू वैल्यू फाइंड करो और ये वाला आंसर बताओ क्या बनेगा। एक ये वाली कैटेगरी का क्वेश्चन और इसके साथ बेटा एक ये वाली कैटेगरी का क्वेश्चन, जहां पे एक ये इक्वेशन बना के दी होती है, तो इस इक्वेशन का यूज करके एनपीक्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके एनपीक्यू फाइंड करना होता है। उसके बाद में चाहे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाए, प्रोबेबिलिटी सक्सेस फाइंड करवाए, प्रोबेबिलिटी फेलियर फाइंड करवाए, कुछ भी फाइंड करवाए, ये वाला सीयूईटी का ही क्वेश्चन है बेटा।
ठीक है, ये वाला CUET का ही क्वेश्चन है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है बेटा। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, जहां पे कॉइन का क्वेश्चन हो या फिर प्रोबेबिलिटी 1/2 गिवन हो, वहां पे 2 पावर n, ठीक है, 2 पावर n ग्रेटर होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का रेसिप्रोकल। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। साथ में आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होती है तो बेसिक से करना पड़ेगा। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है ना बेटा। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है। तो दोनों तरीकों के क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। ये देखो बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने याद करने के लिए बोला था 23328 वाला होता है, 23328 625 23328। इसका एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर 3125 1555 करके आंसर था, या 1553 करके आंसर था, है ना, या था या नहीं था। एक और इसके जैसा क्वेश्चन था। तो बेटा वो सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस कब कहते हैं? जब n ग्रेटर हो, प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो, और जो मीन है n इंटू पी है वो फाइनाइट हो। ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको पढ़नी है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं देखे गए हैं, सिंपल ये वाली कैटेगरी देखी गई है, ठीक है, ये वाली सिंपल कैटेगरी देखी गई है। तो बस सिंपल क्वेश्चन बेटा, 2023 के मेरे पास टोटल 12 पेपर्स हैं। उन 12 पेपर्स में एक ही क्वेश्चन ही आया, ओनली सिंगल क्वेश्चन बेटा, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ एक ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में। और बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या कहना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो बेटा पेपर में क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज है इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है बेटा। हाईलाइटेड वैल्यू जो है इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है बेटा। बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली टेबल पढ़ के जाना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन प्लस माइनस में एच का कितना एरिया होता है, मीन प्लस माइनस में 2 का कितना एरिया होता है, मीन प्लस माइनस में 3 का कितना एरिया होता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको याद करना है, ये एरिया कितना होता है, ठीक है ना। आपके सामने एमसीक्यू में ऑप्शन होगा, आपको उस पर्टिकुलर एरिया पे टिक करना होगा, ठीक है बेटा, पर्टिकुलर एरिया पे टिक करना होगा बेटा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंप्लीट नंबर लाइन की वैल्यू आप ऐड करोगे तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट नंबर लाइन ऐड करोगे आंसर 1 हो जाएगा, हाफ ऐड करोगे तो आंसर 0.5 हो जाएगा। बेसिक लेवल प्रॉपर्टी, बेसिक लेवल क्वेश्चन बेटा। एनटीए का पेपर मुश्किल नहीं होगा, इजी पेपर होगा। एक दो क्वेश्चन मुश्किल होंगे डेफिनेटली, बट इतने सारे इजी क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने का समय आपको मिल जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन आपने सीखे थे टेबल वाली वैल्यू वाले, वो हमने एग्जाम में अभी तक नहीं देखे हैं। सिंपल इस तरीके की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एचडी कितना होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है तो कहाँ पे सिमेट्रिक होती है, मीन पे होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस क्या होता है, 0 होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस पे डिपेंड करता है, एचडी पे करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है, बेल शेप होता है। ये बेसिक लेवल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन बेटा पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है बेटा, पेपर में नहीं आएंगे बेटा। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की अगर हम बात करें, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में जो आपको पॉपुलेशन से सैंपल का डेटा गिवन होता है तो उनमें पॉइंट एस्टिमेट मीन बताओ, पॉइंट एस्टिमेट वेरिएंस बताओ, इस वाले ये वाले टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन बेटा बनते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद है, सैंपल मीन समेशन x बाय n होता है, सैंपल वेरिएंस समेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय n होता है। एचडी तो बेटा उसका रूट होता है बेटा। एस्टिमेशन थ्योरी कहती है कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के इक्वल होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइड में n-1 आएगा, पॉपुलेशन एचडी रूट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यह आपका
पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है। पॉपुलेशन मीन कोई भी कैलकुलेशन पॉपुलेशन की होगी तो पैरामीटर है, कोई भी कैलकुलेशन सैंपल की होगी स्टैटिस्टिक है। सैंपल मीन स्टैटिस्टिक है, सैंपल वेरिएंस स्टैटिस्टिक है, सैंपल एचडी स्टैटिस्टिक है, पॉपुलेशन एचडी पैरामीटर है, पॉपुलेशन वेरिएंस पैरामीटर है, पॉपुलेशन मीन पैरामीटर है। ठीक है बेटा, इनके सिंबल्स यहाँ पर हैं, ये म्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर है, वो एस है, वो सिंपल सा एक्स बार है। ठीक है बेटा, बेसिक लेवल क्वेश्चन जैसे देखो ये है, ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसका पॉइंट एस्टिमेट करना है। तो पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन का पॉइंट एस्टिमेट सैंपल मीन होता है, मीन फाइंड कर लो, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, डेटा गिवन है, आपको वेरिएंस फाइंड करना है, एग्जैक्ट वेरिएंस फाइंड करना है। जब एग्जैक्ट वेरिएंस फाइंड करना है तो डिवाइड में n का यूज किया जाएगा। ठीक है, जब आपको पॉइंट एस्टिमेट करना होता है तो हम n-1 करते हैं। ये तीन वैल्यू आपको गिवन है, पॉइंट एस्टिमेट, पॉपुलेशन एचडी करना है। पॉपुलेशन एचडी से पहले बेटा आप पॉपुलेशन वेरिएंस पता कर लो, n-1, 4 वैल्यू बना, 4 का रूट करेंगे 2, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में डरना मत, सोल्व करिएगा, इजी लेवल का क्वेश्चन होगा, आराम से आप कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। बेटा इसके बाद हमने इसमें से इस वाले यूनिट में से आपको हमने एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं बेटा टेस्टिंग के। ठीक है बेटा, टेस्टिंग में आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो क्लास 12th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, हो सकता है आपने फॉर्मूला पढ़ा हो n-1 वाला, है ना, वही पढ़ा है ना आपने n-1 वाला। बेटा वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मैंने आपको जब सीबीएसई में पढ़ाया था तब भी बोला था n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर भी बेटा n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है बेटा, n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। एग्जाम में आपको कंप्लीट डेटा गिवन होगा, उस डेटा का यूज करके सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू फाइंड करना होगा। सैंपल मीन माइनस में, पॉपुलेशन मीन अपॉन में, s इंटू में रूट n-1 नहीं करना है, रूट n करना है। ठीक है, रूट n करना है, रूट n करना है, समझ रहे हैं बात को, रूट n करना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो रूट n वाला फॉर्मूला है, n-1 तो लिखा ही नहीं है बेटा इन्होंने। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, s दिया हुआ है, 36 आपका सैंपल है, n वैल्यू 36 है, 36 का मीन आपका 50 है। बेटा n वाली वैल्यू से सॉल्व करना है, n-1 नहीं करना है, n-1 से सॉल्व करना है। सिर्फ वैल्यू बतानी है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है, क्या बनेगी, प्लस वैल्यू बनेगी, प्लस पे टिक कर देंगे, माइनस वैल्यू बनेगी, माइनस पे टिक कर देंगे। ठीक है, माइनस कैलकुलेशन आएगी, माइनस पे टिक कर देंगे। तो बेसिक लेवल बेटा सीयूटी के क्वेश्चन हैं ये सारे, बेसिक लेवल क्वेश्चन। ठीक है, पॉपुलेशन एचडी आपको दिया हुआ है, एस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये पॉपुलेशन मीन हो गया, 36 का सैंपल है, 36 का ये सैंपल मीन है, और बेटा n वैल्यू 36 है, n यूज करना है, रूट n यूज करना है, सिंपल कैलकुलेशन, माइनस आंसर आ रहा है, आने दो, वही आंसर है। ठीक है बेटा, माइनस दिया हुआ है, माइनस वाला ही आंसर है, माइनस को प्लस नहीं करना आपको, इस बात को ध्यान रखोगे आप। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने जो डबल टेस्ट पढ़ा था, 2 टेस्ट आपने जो पढ़ा था, ठीक है, जो आपने जो बेटा 2 टेस्ट पढ़ा था, तो 2 टेस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको वैल्यू लिख कर दिया हुआ है, इस वैल्यू में से 2 टेस्ट का आंसर क्या है वो देखना है। ठीक है ना, 2 टेस्ट का वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे वो वाला पेज हमसे हट गया है, ये तो नहीं है भाई, एक बार बेटा वेरीफाई कर लूं। हाँ बेटा 2 टेस्ट वाली चीज नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, 2 टेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 2 टेस्ट वाला फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 2 सैंपल टेस्ट, ठीक है बेटा 2 सैंपल टेस्ट, ठीक है बेटा 2 सैंपल टेस्ट में जो टी वैल्यू होती है इसका आंसर क्या है। तो बेटा टी वाली वैल्यू का आंसर x बार माइनस में y बार, ठीक है बेटा x बार माइनस में y बार। ठीक है बेटा, इसको आप डिवाइड करेंगे, बेटा s वैल्यू कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा n1 मल्टीप्लाई n2
डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है ना बेटा, n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। बेटा ये वाली टर्म ना डिराइव की जाती है, तो इससे पहले क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अरे ये क्या हो गया, ठीक है बेटा, इससे पहले क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डेट इज t इक्वल टू बेटा x बार माइनस में y बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बेटा s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस में h2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। तो बेटा s1 h2 सेम हो जाता है, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं s1 h2 सेम है और वो क्या है, s है। s1 h2 सेम है और वो क्या है, s है। तो बेटा अगर वो s है, वैल्यू सेम है, तो वो s कॉमन आ जाता है। कॉमन आने के बाद में ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। बट अगर कॉमन ना आए, सेम ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम करता है। एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में s1 स्क्वायर n1 h2 स्क्वायर n2। s1 h2 अगर सेम है तो फिर ये वाला, ठीक है। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको वैल्यू गिवन करके देंगे, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो बेटा एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एक्स बार माइनस वाई बार s1 स्क्वायर अपॉन में n1 h2 स्क्वायर अपॉन में n2। तो क्वेश्चन ने कहा है ये वैल्यू बताएं बेटा, x1 s1 n1 की वैल्यू बताएं क्या क्या बनेंगी। ठीक है, x1 n1 आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है, कंपेयर करके आपको आंसर बताना है। बेटा ये वाला आंसर आपका x1 हो जाएगा, जिसको हम x बार बोलते हैं उसको ये x1 करके बोल रहे हैं, जिसको हम लोग y बोलते हैं उसको ये x2 करके बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, x2 करके बोल रहे हैं ये इसको। तो बेटा 191 आपका x1 है, ये 38 नंबर जो है s1 है, और जो 8 है वो आपका n1 है। तो आपसे ये वाला आंसर पूछ रहे हैं कि भाई ये वाला आंसर कितना है। हमने यहाँ पे देखा कि ये दिया हुआ इधर 3 नंबर पे दिया हुआ, इसको हमने टिक कर दिया। तो फॉर्मूले में आपको वैल्यू गिवन करके दिया हुआ है, आपको कंपेयर करना है और चेक करना है कि करेक्ट वैल्यू क्या है। सोल्व नहीं करना आपको बेटा, सोल्व भी करके देंगे, आपको सोल्व नहीं करना। जैसे सीबीएसई में हमने देखा था काफी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं सोल्व करने के लिए, वो सब नहीं करना बेटा। ठीक है बेटा, वो सब कहानियां नहीं करनी है, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन आएगा। एक बेटा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो इंटरवल गिवन होता है ए और बी, बेटा ये इस इंटरवल में ए और बी में आपको आइदर मीन और मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो बेटा जो ए होता है लोअर लिमिट होता है एक्स बार माइनस ई होता है, ये जो बी होता है अपर लिमिट होता है एक्स बार प्लस ई होता है। तो बेटा एक्स बार जो है ए प्लस बी बाय 2 हो जाएगा, मार्जिन ऑफ एरर जो है ए माइनस बी बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी बाय 2 हो जाएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। ठीक है, जो लोअर लिमिट है जो ए है 10086 है, और जो बी है 102.78 है। तो बेटा एक्स बार माइनस ई एक्स बार प्लस ई, जो एक्स बार है ए प्लस बी बाय 2 हो जाएगा, जो मार्जिन ऑफ एरर है ए माइनस बी बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैलकुलेट करना है मीन और मार्जिन ऑफ एरर, सीयूईटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सीयूईटी का ही क्वेश्चन है, टेंशन लेनी नहीं है, सीयूईटी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेटा, इससे ज्यादा लेवल ज्यादा नहीं होगा बेटा, इतना ही लेवल पेपर में आएगा। बेटा बातें करनी है टाइम सीरीज की, तो टाइम सीरीज के बेटा दो ही तो मेथड हैं, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में बेटा, मूविंग एवरेज मेथड में आपको एवरेज फाइंड करना होता है एज पर मेकिंग द पेयर, मतलब पेयर बना करके आपको एवरेज फाइंड करना होता है, राइट। सक्सेसिव पेयर बना करके आपको एवरेज फाइंड करनी होती है। 3 मूविंग एवरेज का मतलब है अपने डेटा का 3 पेयर कन्वर्ट करो, 3 के बंच में आप उनका एवरेज फाइंड करो। 4 मूविंग एवरेज अगर गिवन है तो अपने डेटा का 4 बंच बनाओ और उनका एवरेज फाइंड करो। ठीक है ना बेटा, तो एवरेज फाइंड करना होता है बंच वाइज, ठीक है ना, पेयर वाइज, पेयर में कन्वर्ट करके उनको एवरेज फाइंड करना होता है। समझ लो ना बात को यार, मूविंग एवरेज मेथड पढ़ा हुआ है आपने। बंच बनाएंगे, 3 मूविंग एवरेज है, 3 का बंच बनाएंगे, 3 के बंच को ऐड करेंगे, 3 के बंच को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मूविंग एवरेज मेथड, और साथ में लीस्ट स्क्वायर मेथड।
ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है। टाइम सीरीज का डेफिनेशन क्या है? कोई भी डेटा अगर अकॉर्डिंग टू टाइम कलेक्ट किया गया है तो उसको टाइम सीरीज बोलेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम कलेक्ट किया गया है टाइम सीरीज बोलेंगे। टाइम सीरीज के बेटा कंपोनेंट TCIS होते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट TCIS होते हैं, जहां पर CIS साइक्लिकल में बिजनेस साइकिल कंप्लीट करनी होती है, I इरेगुलर, S सीजनल। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देंगे, स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको बताना होगा कि वो इनमें से कौन से कंपोनेंट में आएगा। दिवाली से पहले प्राइजेस इंक्रीज हो जाना सीजनल है, हर साल रिपीट होगा। अचानक से अभी करंट सिचुएशन में अचानक से इंडिया पाकिस्तान वॉर के कगार पे आ गया है, अचानक हुआ है, हर बार तो होता नहीं है, सडन मूवमेंट है, तो बेटा इरेगुलर ट्रेंड है। तो इस तरीके से आपको डेटा दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, आपको बताना होगा कौन से कंपोनेंट में आएगा। तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट के बाद में बेटा जी मैथ मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, कि बेटा जो एडिटिव मॉडल है और मल्टीप्लाई मॉडल है, मल्टीप्लाई मॉडल में मल्टीप्लाई कर दो, TCIS मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिटिव मॉडल में ऐड कर लो, TCIS ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लब हो जाएगा एक साथ। मेथड की बेटा बात कर ही ली है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है और आपका मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 3 4 का पेयर बनाओ, उन्हें ऐड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, 5 का पेयर है तो 5 से डिवाइड करो और उनके मिड पोजीशन में नोट कर दो। ठीक है ना, उनके मिड पोजीशन में नोट कर दो। 4 ईयरली के एवरेज में क्योंकि मिड पोजीशन नहीं आ पाता, याद होगा आपको, इवन केस है, तो 4 में इवन केस होने की वजह से मिड पोजीशन नहीं आएगी, तो सेंटर मूविंग एवरेज अलग से फाइंड किया जाएगा। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड बिल्कुल प्यारा सा मेथड। जो ट्रेंड लाइन की इक्वेशन है, ए कैसे आएगा? समेशन y बाय n करके आएगा। बी कैसे आएगा? समेशन x y को समेशन x पावर 2 से डिवाइड करके आएगा। बेसिक लेवल बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल। y और x, y बेटा वैल्यू है, x आपका ईयर है, क्वेश्चन में ईयर गिवन होता है, तो x इंटू वाई करना है, x पावर 2 करना है, सिंपल सी बात है। इसमें आपको कैपिटल एक्स फाइंड करना होता है ना, ईयर में से मिड वैल्यू माइनस करके, तो वो वाला हमने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, उसके हिसाब से फटाफट सोल्व हो जाता है कहानी। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल मैथ्स की बात करें, बेटा फाइनेंशियल मैथ्स में सिर्फ ये EMI का रिड्यूसिंग बैलेंस और सिंकिंग फंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। परपेचुटी, परपेचुटी दो तरह की, R अपॉन आई, R प्लस R अपॉन आई, एग्जाम में 1000% क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, परपेचुटी बेटा एग्जाम में 1000% क्वेश्चन आएगा। दोनों ही फॉर्मूला आपके सामने हैं, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, R प्लस R बाय आई, R बाय आई। ठीक है, R क्या है, P क्या है, I क्या है? बेटा P तो प्रेजेंट वैल्यू, R रेगुलर पेमेंट, इक्वल पेमेंट, I इंटरेस्ट पर पीरियड। बेटा इंटरेस्ट पर पीरियड को मैनेज करना होता है, तो इंटरेस्ट पर पीरियड अगर ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वार्टरली है तो जो आपका आर इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर दो, सेमी एनुअल है डिवाइड बाय 2 कर दो, मंथली है डिवाइड बाय 12 कर दो। वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, इसमें बेटा 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ तो सिंपल एट द एंड है R बाय आई, यहाँ तो इसी R बाय आई में रेट को चेंज करवाएंगे, या बिगिनिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बेटा रेट को चेंज करवाया है और यहाँ पे बेटा बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है, R प्लस R बाय आई। अगर ये वाली कैटेगरी नहीं बनेगी तो आपसे रेट ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करवाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, रेट ऑफ परसेंटेज अगर कैलकुलेट करवा रहे हैं तो आपको पर एनम वाला रेट फाइंड करना है। ठीक है ना, आपको पर एनम वाला रेट फाइंड करना है, जो पीरियोडिक इंटरेस्ट है वो नहीं बताना, एनुअल वाला इंटरेस्ट कितना है वो बताना होता है। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ठीक है, पीरियोडिक वाला इंटरेस्ट नहीं बताते हैं, एनुअल वाला बताते हैं। बेटा डेप्रिसिएशन की क्या ही बात करें, सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट माइनस में सैल्वेज वैल्यू। यस और नो बेटा? एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एन, कितने समय तक आप एसेट को यूज करने जा रहे हैं, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस में एस अपॉन में एन, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा।
अब एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू, एन में से 3 वैल्यू गिवन होंगी, 4th वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। सिंपल बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना बेटा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बेटा ईएमआई का फ्लैट रेट मेथड एग्जाम में भर भर के आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। फ्लैट रेट मेथड को एग्जाम में बिल्कुल भी लीव करने का मत सोचना, आप एग्जाम में करना ही करना है, 100% करना है। आप ये क्वेश्चन देख लो, ये वाला सीयूटी का ही क्वेश्चन है। फ्लैट रेट मेथड साफ साफ मेंशन है, फ्लैट रेट मेथड से ईएमआई बताओ। सिंपल कैलकुलेशन बेटा, डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। इवन बेटा मैं कहूंगा कि ये CAGR जो नया टॉपिक इस बार आने वाला है एग्जाम में, पहले ये डिलीट हो जाता था, लेकिन ये नया टॉपिक एग्जाम में जो आने वाला है, इसका शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया था, है ना बेटा। फॉर्मूला आपको पता ही है, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1/n - 1 × 100 होता है बेटा। बट अगर वैल्यू गिवन है तो 1 रिमूव कर दो, ठीक है ना, 1 बेटा रिमूव कर दो, डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाओ। देखो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, 1 रिमूव कर दो, डेसिमल को आगे ले जाओ, 9.8 आंसर। CAGR या फिर इफेक्टिव रिटर्न्स, ठीक है बेटा, CAGR फाइंड करना है या फिर इफेक्टिव रिटर्न्स फाइंड करनी है, तो 1 रिमूव कर दो, डेसिमल को आगे ले जाओ, 1 रिमूव कर दो, डेसिमल को आगे ले जाओ, 2 डिजिट डेसिमल आगे ले जाओ, आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखते ही फिनिश कर देना बेटा, देखते ही फटाफट से देखते ही फिनिश कर देना, समझ रहे हैं बात को, एकदम देखते ही फिनिश कर देना। चाहे CAGR का क्वेश्चन हो बेटा, चाहे आपके इफेक्टिव रिटर्न का क्वेश्चन हो, ठीक है बेटा, चाहे आपके इफेक्टिव रिटर्न का क्वेश्चन हो, वैल्यू गिवन रहेगी, 1 को रिमूव कर दीजिए, डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाइए, 10.47 आंसर। कोई बेसिक नहीं लगाना, फटाफट स्पीड से काम करना है, ठीक है बेटा, फटाफट स्पीड से काम करना है। एक बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न फाइंड करके बताओ। बेटा नॉमिनल रिटर्न, रियल रिटर्न में नॉमिनल रिटर्न यानी कि कितना प्रॉफिट आपने बनाया उसका परसेंटेज बता दो। आपने 10,000 का आइटम परचेज किया था, उसको 15,000 में सेल कर रहे हो, तो कितना प्रॉफिट बना? 5,000। उस 5,000 का रेट परसेंटेज कितना है, वो आपका नॉमिनल रिटर्न है। उस नॉमिनल रिटर्न में से कितना आपने टैक्स भर दिया, कितना इन्फ्लेशन रेट है, वो माइनस कर दोगे तो रियल रिटर्न आ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में 12,000 की आइटम को 15,000 में सेल किया गया है, 3,000 का प्रॉफिट है बेटा। 3,000 का प्रॉफिट जो है 12,000 पर है, 25% आपका नॉमिनल रेट है। क्वेश्चन ने कहा कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो 25 में से ही 6% माइनस कर दो, 19% आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा, बेसिक लेवल क्वेश्चन, सिंपल सी बात है बेटा। कमिंग टू अगर सिंकिंग फंड, बेटा सिंकिंग फंड, ठीक है ना, सिंकिंग फंड बेटा, आप लोग किसी फ्यूचर पेमेंट को करने के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए आज से ही इक्वल अमाउंट डिपॉजिट इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो सिंकिंग फंड की कैटेगरी में आता है। तो बेटा एग्जाम में A = R ब्रैकेट 1 + I पावर n - 1 का जो फॉर्मूला है, इनमें से 3 वैल्यू गिवन होंगी, रिमेनिंग 4th आपको फाइंड करनी होगी। और बेटा इसकी कैलकुलेशन एग्जाम में इजी रहेगी। देखो कैसे रहेगी, मैं आपको दिखाता हूं बेटा, इजी कैलकुलेशन रहेगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हम जब अपने CUT में पढ़ते, CBSE में पढ़ते थे, तो वैल्यू यहाँ पे 4 डिजिट की होती थी। तो बेटा 4 डिजिट की कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट है, तो बेटा ये एनटीए वाले क्या करेंगे, वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट डिजिट गिवन करेंगे, या हो सकता है 2 डिजिट गिवन करें, यानी कि वैल्यू बेटा रिड्यूस कर देंगे। वैल्यू रिड्यूस कर दी है, आर वैल्यू पूछी जा रही है। देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, 1 + I पावर n, यानी कि ये 2 आपको गिवन है, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर फिनिश बेटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, आंसर फिनिश। इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो है लेकिन इजी है, ठीक है बेटा जी, कैलकुलेशन तो है लेकिन इजी है, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन तो है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन है, इजी है।
बेटा ईएमआई में एमोटाइजेशन के बारे में बात मत करना, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज करके ईएमआई फाइंड करना है। सिर्फ और सिर्फ बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज करके ईएमआई फाइंड करना है और कोई बात नहीं करनी है। तो बेटा अगर आपको ईएमआई फाइंड करना है तो बेटा एग्जाम में इसमें भी या तो जो वैल्यू गिवन होगा वो 2 डिजिट होगा या 1 डिजिट होगा। अगर वैल्यू ज्यादा गिवन है तो आपको ये वाला कंप्लीट आंसर गिवन होगा बेटा, ये वाला कंप्लीट आंसर आपको गिवन होगा। आपको बस अपने लोन अमाउंट को गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। देखो जरा क्वेश्चन देखो, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। आप यहाँ पे देखो बेटा एग्जाम में जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ 1.4 है, सिर्फ और सिर्फ 1.4, ओनली 1.4। बेटा अगर वैल्यू 1.4 है तो बेटा कैलकुलेशन आसान है, 1.4 माइनस 1 करेंगे तो सिंपल सा 0.4 होगा। और एक कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बेटा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। या फिर ऐसे करके क्वेश्चन होगा, कंप्लीट वैल्यू गिवन है, अपने लोन अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो भी क्वेश्चन में लोन अमाउंट है उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो गया। बेटा 45,000 लोन होता, लेकिन डाउन पेमेंट क्योंकि 5,000 है तो 40,000 है, 40,000 को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 40,000 को गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। सो इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो करनी है, मल्टीप्लाई तो करनी है, लेकिन वो इजी है। जैसे हम लोग सीबीएसई में करते थे वैसा नहीं है, आसान है, इजी है बेटा। ठीक है बेटा, इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा यहाँ पे आप देखो, कंप्लीट वैल्यू गिवन है, लोन अमाउंट कितना है चेक कर लो, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 4 लाख है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, 4 लाख वैल्यू को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 111 मल्टीप्लाई करेंगे, 444 वाला वैल्यू बनेगा। 444 ये दिया हुआ आपको यहाँ पे बेटा, 444, 3 4 आएंगे, 4 4 नहीं आएंगे, 3 4, 4 नंबर आंसर, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कल आप अपने एग्जाम में जाएंगे, देखिएगा अच्छा लोन है, अच्छा ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके बात खत्म। ठीक है बेटा, अपने A4 शीट पे फटाफट स्पीड से मल्टीप्लाई करके बात खत्म। ठीक है ना, इजी लेवल क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेशन तो है लेकिन इजी है बेटा। बेटा नाउ फाइनली लास्ट वाला चैप्टर, एलपीपी चैप्टर बेटा। एलपीपी चैप्टर में बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ग्राफ बनाना पड़ सकता है। ठीक है ना बेटा, एलपीपी चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देखे हैं उसमें ग्राफ बनाए बिना आंसर नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन की शॉर्टकट्स हमने आपको बताई हैं, जो चीजें आपको सिखाई हैं, वहां से टाइम बचा करके एलपीपी के ऊपर लगा देना। एलपीपी में ग्राफ बनेगा तो सबसे लास्ट में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना आप। ठीक है बेटा, एलपीपी में लास्ट में बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, ग्राफ बनेगा तो बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन होगा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो सबसे लास्ट में पूरा ग्राफ बना करके स्पीड, अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है, स्पीड मेंटेन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अदरवाइज बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ गिवन है, कॉर्नर पॉइंट गिवन है, चाहे वो ग्राफ के थ्रू गिवन है चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, अगर कॉर्नर पॉइंट गिवन है, चाहे वो मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे, चाहे मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस करवाए चाहे मैक्सिमम को मिनिमम में प्लस करवाए, उसी वक्त क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना, उसी वक्त क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चाहे ऐसे ग्राफ के थ्रू आपको कॉर्नर पॉइंट गिवन करें चाहे ऐसे कॉर्नर पॉइंट गिवन करें। इसमें तो पूछा भी मैक्सिमम माइनस मिनिमम है, तो वैल्यू फाइंड करी 60 आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू फाइंड करी 60 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डायरेक्ट उसी वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, उसी वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको पता है काफी फेमस टाइप का क्वेश्चन होता है ये वाला, है ना बेटा, काफी फेमस टाइप का क्वेश्चन होता है। इक्वल टू का साइन है नहीं, शेडिंग बाहर की तरफ है, तो जो शेडिंग रीजन है, इस एलपीपी का जो शेडिंग रीजन बनेगा उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा जो लाइन के ऊपर है, बिकॉज ऑफ द डॉटेड लाइन।
और ओरिजिन पॉइंट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो नाइदर वाला आंसर होता है इसका, ये बी नंबर आंसर। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, ये सीयूटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा आप इसको, ठीक है। एक ये वाला है जहां पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि जीरो ओरिजिन इसके शेडिंग में आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन शेडिंग में आ रहा है। और साथ में वो सारे पॉइंट भी कंसिडर किए जाएंगे जो लाइन के ऊपर आएंगे, जो इक्वल टू की वजह से जो लाइन के ऊपर आएंगे। तो हाफ प्लेन दैट कंटेन ओरिजिन इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है बेटा, ओरिजिन पॉइंट को भी कंसिडर करना है और उन सभी पॉइंट को भी कंसिडर करना है जो लाइन के ऊपर आएंगे। तो दो अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, इक्वल टू भी है और ओरिजिन में भी वैल्यू कंसिडर की जा रही है। इस वाले में ओरिजिन भी कंसिडर नहीं किया जा रहा और ओरिजिन ये लाइन पे आने वाले पॉइंट को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो बेटा बेसिक लेवल क्वेश्चन ये वाले सोल्व करेंगे, लेकिन बेटा जिनमें अगर कंप्लीट ग्राफ बनाना है तो उसको हम फिर देखेंगे, ठीक है। जरा बेटा ये देखो, जरा ये वाली कैटेगरी बनती है, आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि भाई z की वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट पर सेम है। तो 2 पॉइंट पर सेम है तो z में a और b का रिलेशन क्या होना चाहिए वो बताओ। तो वो a और b का रिलेशन या p और q का रिलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बेसिक लेवल क्वेश्चन। सेक्शन ए में जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक लेवल वाले आएंगे, फटाफट कर देना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। बाकी इसमें से बेटा, इसमें से इस तरीके की केस स्टडी बन सकती है। शेडिंग वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है बेटा, शेडिंग वैल्यू गिवन है, 2 एलपीपी की लाइनें हैं, 3 एलपीपी की लाइनें हैं, 3 कांस्टेंट हैं। शेडिंग को चेक करके आपको कांस्टेंट पे टिक करना है, शेडिंग चेक करके आपको कांस्टेंट पे टिक करना है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे अपने सैंपल पेपर में किया था, तो आपको आता है ना ये वाला क्वेश्चन। ये R1 शेड है तो येलो लाइन, सॉरी ये ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और पिंक लाइन की इक्वेशन और कांस्टेंट क्या बनेगा, वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, सेम टू सेम कंसेप्ट आपको लगाना है। शेडिंग गिवन है आपको, 3 लाइन से है, ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है और आपका रेड लाइन है। करेक्ट शेडिंग क्या बनेगा आपको बताना है, करेक्ट कांस्टेंट कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में बनेगा, ठीक है बेटा। बाकी अगर हम 24 की बात करें बेटा, 24 में ठीक है, 24 में ऐसे वाला क्वेश्चन आया था, कंप्लीट एलपीपी बताना था, करेक्ट एलपीपी कौन सा है, ठीक है बेटा, करेक्ट एलपीपी कौन सा है। तो डिफरेंट टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें खाली एलपीपी बनाना है वो भी मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है, आप इनको रीडिंग करके जाइएगा, ठीक है बेटा। देखो 24 का ये वाला क्वेश्चन है, ये रीडिंग करके आपको करेक्ट एलपीपी बताना है कौन सा है। तो ये ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फटाफट निपटा देना, ठीक है बेटा, फटाफट निपटा देना, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात है, सिंपल बात है, ठीक है बेटा। या फिर इसमें से केस स्टडी आती है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन बेटा जाकर के केस स्टडी में देख लो, वहां पे करवाया है, ठीक है। केस स्टडी वाला क्वेश्चन केस स्टडी की वीडियो में जाके देख लो, उसमें करवाया हुआ है। कंप्लीट केस स्टडी अप्लाइड मैथ्स पे जो हो सकती है वो करवाई है, तो इस चैप्टर से भी केस स्टडी बन सकती है। तो बेटा अभी से 2-3 घंटे पहले मैंने कहानी स्टार्ट करी थी कंप्लीट रिवीजन की, 2-3 घंटे के बाद में कंप्लीट रिवीजन लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, लास्ट ये वाला क्वेश्चन, बात खत्म हो गया है बेटा। कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर को टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जिनका एग्जाम कल है पीडीएफ अभी से रिवीजन करना चालू कर दो, जिनका एग्जाम परसों है तरसों है वो आराम से एग्जाम से एक दिन पहले कंप्लीट पीडीएफ से पढ़कर जाना, ठीक है बेटा, कंप्लीट पीडीएफ से पढ़कर जाना। ये सेम टू सेम पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप इसमें से रिवाइज करके जाइएगा बेटा। पीडीएफ रिवाइज करने के साथ पीवाईक्यू की 2 वीडियो हैं जिसमें मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन करवाए हैं, वो जाके करके जाइएगा। एमसीक्यू की शॉर्टकट वीडियो करके जाइएगा, ये वाली तो करके जाना ही है, ठीक है ना, ये तो करके जाना ही है। और केस स्टडी करके जाइएगा। जब भी आपका एग्जाम हो ये 4 वीडियो करके जाइए, आपका एग्जाम जानदार शानदार हो जाएगा।
ठीक है, बाकी जिस बच्चे का एग्जाम कल है उस बच्चे से कल हम बात करेंगे, आपको बताएंगे, कंप्लीट एनालिसिस बताएंगे कि एग्जाम कैसा आया है। ठीक है बेटा, ओके, यस और नो। तो बेटा इस वीडियो में हमने आपके साथ, ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट जो हो सकते थे वो डिस्कस किए हैं, कंप्लीट सिलेबस के। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है और जो गाइडेंस आपको दी गई है उसको आप फॉलो करोगे। एग्जाम से पहले, जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप लोगों को बेटा कंप्लीट रिवीजन की ये वाली वीडियो देखनी है, एमसीक्यू की शॉर्टकट की वीडियो देखनी है, केस स्टडी की वीडियो देखनी है और पीवाईक्यू के जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है वो देखना है। आपका एग्जाम जानदार शानदार बढ़िया जाने वाला है, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में।